हाय फ्रेंड्स, अब स्टार्ट करते हैं पीजीबीपी रिवीजन पार्ट 2। यहां पे हम कवर करेंगे डेप्रीसिएशन को, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बिना तो क्वेश्चन पेपर नहीं बन सकता आप लोगों का। देखो, डेप्रीसिएशन क्या होता है सर, हमें पता है। अगर कुछ कैपिटल एसेट लेके आते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं, तो उसकी पूरी कॉस्ट को एक साथ हम नहीं डाल सकते प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। हम उसको ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द एसेट डेप्रिशिएट करते हैं, और जितना डेप्रिसिएशन अमाउंट हर साल आता है वो हम क्लेम करते रहते हैं। यानी कि यहां कुछ डेप्रिसिएशन के रेट्स होंगे। हाँ, वो रेट्स हैं। अब यहां बच्चे पूछते हैं, सर क्यों अकाउंटेंट है, जिसने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रखा है, उसने भी तो निकाल रखा होगा डेप्रिसिएशन, आप दोबारा क्यों निकाल रहे हो? क्योंकि उसने जो डेप्रिसिएशन निकाला है वो अपनी अकाउंटिंग पॉलिसीज या हो सकता है कंपनीज एक्ट को फॉलो करके निकाला हो। पर हम क्या पढ़ रहे हैं? इनकम टैक्स एक्ट। तो हम लोग डेप्रिसिएशन निकालेंगे एज पर द इनकम टैक्स एक्ट। अब यहां क्वेश्चन आता है, सर क्या फर्क है क्या अकाउंट्स के डेप्रिसिएशन में और इनकम टैक्स के डेप्रिसिएशन में? हां, फर्क है। पहले ये जान लेते हैं फर्क क्या है। आओ देखो देखो सबसे पहली बात, अगर फर्क है अकाउंट्स के डेप्रिसिएशन में और इनकम टैक्स के डेप्रिसिएशन में, तो क्या करोगे? सर, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में डेप्रिसिएशन का अमाउंट गिवन होगा उसे ऐड बैक कर देंगे, क्योंकि हम लोग ऐसा इनकम टैक्स एक्ट तो उसको मान ही नहीं रहे। हम तो कह रहे डिसअलाउड, ऐड बैक करो। यानी सबसे पहला काम क्या करना है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगर डेप्रिसिएशन का अमाउंट दे रखा है उसे ऐड बैक कर देंगे। फिर हम वर्किंग नोट्स में जाएंगे, इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन निकालेंगे, और जो आएगा उसको अब पीजीबीपी का प्रॉफिट निकालते हुए माइनस कर देंगे। माइनस क्यों करेंगे? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होता है। यानी डेप्रिसिएशन की दो एडजस्टमेंट्स होंगी। क्या? पहले लिखोगे नेट प्रॉफिट एज पर द पीएनएल अकाउंट, उसमें ऐड बैक में जाएगा वो अमाउंट डेप्रिसिएशन का जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में गिवन है। फिर लेस क्या करोगे? वो डेप्रिसिएशन जो इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग निकालेंगे, या कह सकते हो सेक्शन नंबर 32 के अकॉर्डिंग निकालेंगे। एडजस्टमेंट समझ आई? अब समझते हैं डिफरेंस। सर, अकाउंट्स के अंदर ना डेप्रिसिएशन निकालने के बहुत तरीके हो सकते हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड, डब्ल्यूडीवी मेथड, पॉइंट्स करके मेथड होते हैं, हजार मेथड हो सकते हैं यार। जो फॉलो करना चाहे वहां फॉलो कर सकते हो। पर इनकम टैक्स कहता है ना बाबा ना। इनकम टैक्स कहता है डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का सिर्फ एक मेथड है, वो है WDV, रिटन डाउन वैल्यू मेथड। इसका एक और नाम होता है डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड। कैसे होता है मैं सिखाऊंगा अभी आपको। हां, 99% केस में इनकम टैक्स क्या बोलता है? WDV। पर एक अकेला केस जब इनकम टैक्स कहता है चलो ठीक है, तुम स्ट्रेट लाइन मेथड भी लगा सकते हो, SLM भी लगा सकते हो, पर SLM सिर्फ और सिर्फ पावर जनरेशन वाले कंपनी, पावर जनरेशन वाले यूनिट्स ही लगा सकते हैं। मतलब मैं और आप, अगर मैं अपना बिजनेस कर रहा हूं, मेरा प्रोफेशन है, मैं पढ़ाता हूं, आपको कोई बिजनेस है, आपकी शॉप है या कुछ है, आपको क्या लगाना पड़ेगा बाय डिफॉल्ट? WDV का डेप्रिसिएशन। पर अगर कोई पावर जनरेशन वाले हैं जो बिजली बनाते हैं, उनके पास ऑप्शन है, या तो वो SLM चुन लो या आप WDV चुन लो। उनके लिए कंपलसरी नहीं है कि SLM में ही जाना है, ऑप्शन है। पर ऑप्शन क्या हमारे पास भी है? नहीं। ऑप्शन किसके पास है? सिर्फ पावर जनरेशन यूनिट्स के पास। यहां MCQ बनता है कि क्या पावर जनरेशन वालों को SLM ही फॉलो करना है? कंपलसरी नहीं है, ऑप्शन है। SLM लेना चाहो SLM ले लो, WDV लेना चाहो WDV ले लो। पर आपके और मेरे पास क्या ऑप्शन है? नहीं, कंपलसरी WDV। ठीक है सर, आगे चलते हैं। अब सुनो, थोड़ा इजी है इनकम टैक्स का। कैसे? मान लो एग्जांपल दे रखा है मैंने, अकाउंट्स के अंदर आपने कोई एसेट खरीदा, कोई भी एसेट 1 जुलाई 2019 को, आपके पास रहा पूरे साल, फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हो गया 31 मार्च 20 को। अब बात आती है भाई कितना लगाएंगे डेप्रिसिएशन। अब क्वेश्चन ने मान लो बोल दिया कि वो 1 लाख का था एसेट, उस पे 10% का डेप्रिसिएशन का रेट था, लगाओ डेप्रिसिएशन। मैंने कहा ठीक है, 1 जुलाई को लिया था, 1 जुलाई से लेके 31 मार्च तक का लगा देता हूं डेप्रिसिएशन। तो हम क्या करते थे अकाउंट्स में? 1 लाख की कॉस्ट इनटू 10% का डेप्रिसिएशन का रेट इनटू पूरा 12/12 कर दो, पूरे साल का ले लो। नहीं सर, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च इनटू 9/12 करना पड़ेगा, क्योंकि 9 मंथ ही तो ना एसेट। बिल्कुल, तो निकल जाता था डेप्रिसिएशन 7500। इनकम टैक्स में ऐसा कुछ नहीं है। इनकम टैक्स वाले बोलते हैं देखो जी,
कब लेके आ रहे हो, कब क्या कर रहे हो, हमें मतलब नहीं है। इनकम टैक्स वाले आपसे एक बात बोलेंगे, देखो भाई सबसे पहली बात, एसेट परचेज कब किया है वो हमें मत बताओ, डेट ऑफ परचेज तो बताओ ही मत, हमें क्या बताओ, डेट ऑफ पुट टू यूज। क्या बताओ, डेट ऑफ पुट टू यूज। यानी कि इनकम टैक्स को क्या चाहिए, डेट ऑफ परचेज नहीं, क्या चाहिए, डेट ऑफ पुट टू यूज। वो एसेट आपने यूज करना स्टार्ट कब कर दिया, जिस दिन इंस्टॉल कर दिया हो गया। पर अब सुनो, अगर क्वेश्चन में डेट ऑफ पुट टू यूज गिवन नहीं है, सिर्फ डेट ऑफ परचेज गिवन है, तो मान लेते हैं दोनों सेम होंगे। पर अगर अलग अलग गिवन है तो हमारे काम की डेट कौन सी है, डेट ऑफ परचेज या पुट टू यूज, पुट टू यूज। तो अगर देखो एग्जांपल में दे रखी है दो डेट्स, 1/4/19 डेट ऑफ परचेज, 5 अगस्त 19 पुट टू यूज, हमारे काम की कौन सी है सर, पुट टू यूज। तो मैंने डेट ऑफ परचेज को कट मार दिया, डेट ऑफ पुट टू यूज काम की है। अब हमको पता लग गया है ये एसेट हमने पुट टू यूज कब किया है, 5 अगस्त 19 को पुट टू यूज किया है। तो अब क्या करें, डेप्रिसिएशन कैसे लगाएं, क्या फिर कैलकुलेट करें 5 अगस्त से कितने दिन हैं 31 मार्च तक, उसके बेस पे इनटू नंबर ऑफ डेज करके निकालो डेप्रिसिएशन, नहीं। इनकम टैक्स बहुत सिंपल बात कहता है, इनकम टैक्स कहता है भाई साहब देखो, मुझे बस यह बता दो कि जिस दिन आपका एसेट डेट ऑफ पुट टू यूज हुआ है, और साल का आखिरी दिन कौन सा है 31 मार्च 20, अगर ये एसेट आपने पुट टू यूज करना स्टार्ट कर दिया और साल खत्म हो रहा है 31 मार्च 20 को, ये ड्यूरेशन जो है पुट टू यूज से लेके साल खत्म होने तक की, ये ड्यूरेशन अगर 180 दिन से कम है तो जितना भी डेप्रिसिएशन का रेट होगा उसका हाफ कर देना, सीधा हाफ कर देना। यानी कोई एसेट अगर 10 दिन यूज किया है और उस पे लगना चाहिए 20% का डेप्रिसिएशन रेट, लगा दो 10%। कोई एसेट 50 डेज यूज किया है, उस पे लगना चाहिए 20% का रेट, लगा दो 10% का रेट। कोई एसेट यूज किया है 150 डेज, उस पे लगना चाहिए डेप्रिसिएशन 20% का, लगा दो हाफ 10% का। यानी कि अगर कोई एसेट आपने पुट टू यूज से कैलकुलेट करना स्टार्ट करो साल खत्म होने तक, ये ड्यूरेशन 180 डेज से कम है, तो जो भी उस पर रेट है डेप्रिसिएशन का सीधा लगा दो हाफ। इससे मतलब ही नहीं 10 दिन यूज किया, 20 दिन यूज किया, 50 दिन यूज किया, 100 दिन यूज किया, बस ये बता दो 180 से कम है, हां, तो जो भी उस पर रेट था उसका हाफ। और यही अगर 180 हुआ या 180 से ज्यादा हुआ, यानी जब से पुट टू यूज करना स्टार्ट किया और जब साल खत्म हुआ, ये ड्यूरेशन अगर 180 डेज है या 180 से ज्यादा है, तो जो डेप्रिसिएशन का रेट था पूरा वो लगा दो। यानी कि अगर मैं बोलूं मैंने एसेट पुट टू यूज करना स्टार्ट किया जून में, साल खत्म होता है 31 मार्च को, यानी अप्रैल में 2 महीने हट गए, जून से स्टार्ट करना स्टार्ट किया, तो 10 महीने एसेट मैंने यूज किया, यानी अप्रोक्सीमेटली 300 दिन मेरे पास एसेट पुट टू यूज के बाद रहा, 300 डेज रहा। तो डेप्रिसिएशन अगर 20% का था ना, तो पूरा 20% लग जाएगा। कोई इंटू 10 डिवाइड बाय 12 करके यहां नहीं करना, वो अकाउंट्स में होता है, डेट टू डेट खेलते हैं, यहां नहीं। यहां सिंपल देखना है पुट टू यूज से 31 मार्च तक कितना है, 180 डेज से कम, तो जो भी रेट था उसका हाफ, 180 डेज हो गए या ज्यादा तो पूरा मिल जाएगा डेप्रिसिएशन का अमाउंट। इतना क्लियर हुआ? क्वेश्चन कराऊंगा, बहुत क्वेश्चन कराऊंगा, आगे चलते हैं। चलो ऐसे ही मुझे एक बात बताओ, फिर आते हैं अकाउंट्स के ऊपर। 1/4/19 को एसेट खरीदा, फर्नीचर लिया 50,000 का, 8 नवंबर 19 को बेच दिया 30,000 का। तो क्या करते थे हम, निकालते थे प्रॉफिट एंड लॉस ऑन द सेल ऑफ एसेट, हाँ निकालते थे। तो क्या करते थे सर, सिंपल था ना, जिस दिन एसेट को बेचा पहले वहां तक का डेप्रिसिएशन निकालते थे, फिर पता लगता था अच्छा मेरे एसेट की वैल्यू आज इतनी थी पोस्ट डेप्रिसिएशन, फिर देखते थे कितने का बेचा तो प्रॉफिट एंड लॉस निकाल लेते थे। यानी कि हम डेप्रिसिएशन अप टू द डेट ऑफ सेल निकाला करते थे अकाउंट्स में। इनकम टैक्स कहता है नहीं भाई, इनकम टैक्स कहता है अगर तुमने एसेट को सेल कर दिया तो क्या वो एसेट 31 मार्च को जब बुक्स क्लोज कर रहे हो तुम्हारे पास है। मैं कह रहा हूं बेच दिया तो कहां से मेरे पास आएगा भाई, मैंने कहा नहीं आएगा ना, तो इनकम टैक्स एक्ट ने बोला देन नो डेप्रिसिएशन। यानी इनकम टैक्स एक्ट कहता है अगर कोई एसेट 31 मार्च यानी कि लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर जब बुक्स क्लोज कर रहे हो, अगर वो एसेट है तुम्हारे पास
तो लगेगा डेप्रिसिएशन। तुमने चाहे बुक्स क्लोज करने के एक दिन पहले क्यों ना बेचा हो, जीरो डेप्रिसिएशन लगेगा। बहुत बड़ा डिफरेंस है ये। इनका अकाउंट्स क्या करता था, जब तक बेचा वहां तक का डेप्रिसिएशन निकालता था। इनकम टैक्स क्या बोलता है, भाई 31 मार्च को बुक्स क्लोज कर रहे हो, एसेट है तो लो डेप्रिसिएशन, एसेट नहीं है तो नो डेप्रिसिएशन। ठीक है, ठीक है सर जी, बात समझ आ गई। आगे चलते हैं। सर ये तो बताओ, एसेट कितने तरह के हो सकते हैं? दो ही तरह के हो सकते हैं, टैंजिबल होंगे या इनटैंजिबल होंगे। टैंजिबल मतलब क्या, जिनको छू सकते हो, बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी। इनटैंजिबल क्या, जिसको आप फील कर सकते हो, गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स एक्सेट्रा। ठीक है सर, आओ देखते हैं कुछ डेप्रिसिएशन के रेट्स। देखो इनकम टैक्स है ना, ब्लॉक बना रखे हैं। ब्लॉक क्या होता है, ब्लॉक थोड़ी देर में बताता हूं, पहले जान लो डेप्रिसिएशन के रेट्स क्या हैं। ये कहते हैं सर देखो, अगर बिल्डिंग है, बिल्डिंग हो सकती है तीन तरह की। मैंने कहा तीन तरह की बिल्डिंग मतलब कहता है, एक नॉर्मल, जहां मान लो मेरा ऑफिस है, ये बिल्डिंग है जहां मैं ऑफिस से ला रहा हूं अपना, या मेरा कोई क्लासरूम है, तो अगर मेरा क्लासरूम है जहां मैं बिजनेस कर रहा हूं, वो बिल्डिंग है ना एक तरह से, जहां क्लासरूम है। हाँ सर, एक बिल्डिंग वो हो गई, यानी एक ही कैटेगरी है। एक कैटेगरी क्या हो गई, आपकी कमर्शियल बिल्डिंग, जहां पे आप ऑफिस चला रहे हो, कोई शॉप चला रहे हो, कोई फैक्ट्री चला रहे हो, क्लास चला रहे हो, ये हो गया कमर्शियल बिल्डिंग। इन पे लगता है डेप्रिसिएशन का रेट 10% का। यानी अब वो फैक्ट्री हो, शॉप हो, क्लासरूम हो, क्या रेट लगेगा उसके ऊपर, 10% डेप्रिसिएशन रेट। कुछ बिल्डिंग होती है रेजिडेंशियल पर्पस की, मैं उस रेजिडेंशियल की बात नहीं कर रहा हूं जहां मैं और आप रहते हैं, वो तो हम रहते हैं। अगर रहते हैं तो बिजनेस कहां हुआ, डेप्रिसिएशन कहां क्यों लगेगा। रेजिडेंशियल बिल्डिंग का मतलब होता है बिजनेस की बिल्डिंग जो रेजिडेंशियल पर्पस के लिए यूज हो रही है। मतलब एक कंपनी का गेस्ट हाउस, जहां कंपनी ने गेस्ट हाउस ले रखा है, क्यों कि उसके उनके जो क्लाइंट्स हैं या उनके कोई गेस्ट हैं वो आके वहां रहते हैं। यानी कि अगर कोई कमर्शियल पर्पस के लिए बिल्डिंग है जो रेजिडेंस के लिए यूज हो रही है, मतलब समझ लो बिजनेस की कोई बिल्डिंग जो रहने के पर्पस से यूज हो रही है, एग्जांपल गेस्ट हाउस, उस पे लगता है डेप्रिसिएशन का रेट 5% का। फिर होता है कुछ टेम्पररी स्ट्रक्चर्स जो आज हैं कल नहीं है, देखे होंगे आपने टीन के छप्पर लगे होते हैं, आज है कल हट गए, ऐसी कोई बिल्डिंग है, उस पे डेप्रिसिएशन का रेट होता है 40%। आपको एक ही याद करना है, वो है 10%। क्वेश्चन कुछ नहीं बताएगा, सीधा दे देगा बिल्डिंग, क्या लोगे, 10%। एमसीक्यू के लिए बन सकते हैं बस ये कि टेम्पररी स्ट्रक्चर है, क्या रेट है डेप्रिसिएशन का, 40%। कुछ ना बोले बिल्डिंग, क्या मानोगे, 10%। फर्नीचर एंड फिक्चर्स, अब कोई भी फर्नीचर हो, आपका बेड हो, सोफा हो, टेबल हो, चेयर हो, एक ही रेट है डेप्रिसिएशन का, कितना, 10%। ठीक है, आगे चलते हैं। इंटैंजिबल एसेट्स कोई भी हो, गुडविल, नो हाउ, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, कुछ भी हो, डेप्रिसिएशन का एक ही रेट, कौन सा, 25%। इतना याद हुआ। बिल्डिंग के तीन, बिल्डिंग कमर्शियल है, कुछ नहीं बोला तो 10%, बिल्डिंग है बिजनेस की बिल्डिंग है पर रेजिडेंशियल पर्पस के लिए यूज कर रहे हो, एग्जांपल गेस्ट हाउस, रेट 5%, और टेम्परेरी स्ट्रक्चर है, रेट 40%। ठीक है, फर्नीचर कोई भी हो, रेट 10%, इंटैंजिबल एसेट कोई भी हो, रेट 25%। अब चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट हेड जो है प्लांट एंड मशीनरी। पहला थॉट, प्लांट एंड मशीनरी के बारे में कुछ नहीं बताया, खाली बोल दिया प्लांट है, मशीन है, रेट लगेगा 15%, बाय डिफॉल्ट 15%। पर प्लांट का मतलब सिर्फ प्लांट नहीं होता, क्योंकि इनकम टैक्स ने पता है क्या किया, उन्होंने देखो बिल्डिंग बता दिया, फर्नीचर बता दिया, इंटैंजिबल्स बता दिए, इसके अलावा उन्होंने बोला जो भी एसेट हो भाई, बुक्स हो, कार हो, बस हो, एरोप्लेन हो, ट्रेन हो, कुछ भी हो, सबको मानेंगे प्लांट एंड मशीनरी। क्या मानेंगे, प्लांट एंड मशीनरी। यानी अब मैं आपसे पूछूं, इनकम टैक्स ने कितने हेड्स बनाए, 4 हेड्स, कौन कौन से, बिल्डिंग, फर्नीचर, इंटैंजिबल्स, प्लांट एंड मशीनरी, और सब एसेट्स को यहां डाल दिया। 4 हेड कौन से, बिल्डिंग, अगला फर्नीचर, इंटैंजिबल्स, प्लांट एंड मशीनरी। बिल्डिंग के 3 टाइप, कमर्शियल है तो 10, रेजिडेंशियल है तो 5, टेम्पररी है तो 40, फर्नीचर का एक ही है 10, इंटैंजिबल का एक ही 25, प्लांट्स का जनरल कितना है, 15। अब प्लांट्स के अंदर बाइफर्केशन देखो क्या क्या है। कंप्यूटर है, कंप्यूटर को क्या माना, प्लांट एंड मशीनरी।
रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 40%। बुक्स को क्या माना, प्लांट एंड मशीनरी, रेट का कितना रेट है 40%। ये काम के नहीं होते। हाँ यहां सुनो, मोटर कार का रेट कितना है 15%। वही मोटर कार देखो, एक बिजनेस की मैं बिजनेस करता हूं, मेरी कार मेरे बिजनेस पर्पस के लिए यूज होती है। मैं मान लो पढ़ाने जाता हूं, अपनी कार से यहां से वहां जाता हूं, तो मेरी कार बिजनेस पर्पस के लिए यूज हो रही है। क्या लगाऊंगा डेप्रिसिएशन का रेट 15%। यही मेरी कार टैक्सी है, मैं क्या करता हूं एज अ टैक्सी रन करता हूं अपनी कार को, तो इनकम टैक्स वाले बोलते हैं अच्छा आप अपनी कार को एज अ टैक्सी रन कर रहे हो, एज अ बस रन कर रहे हो, तो अब आपका डेप्रिसिएशन ज्यादा लगना चाहिए, क्योंकि अब आपकी कार ज्यादा वेयर एंड टेयर मांगती है। तो अगर नॉर्मल कार पे रेट था 15% का, उसी कार को अगर आप ऑन हायर चला रहे हो, टैक्सी की फॉर्म में चला रहे हो, तो अब उस कार का रेट हो जाएगा डेप्रिसिएशन का 30%। शिप्स का 20, विंडमिल का 40, ये काम का नहीं है। अब सुनो, अमेंडमेंट अमेंडमेंट अमेंडमेंट, एमसीक्यू तो बनना ही बनना है भाई। वो है ये, क्या बोला, कार के ऊपर आया है। कार का वैसे रेट क्या था, नॉर्मल कार 15%, एज अ टैक्सी ऑन हायर चला रहे तो 30% रेट था डेप्रिसिएशन का। पर अब वाले एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आपने कोई मोटर व्हीकल, आपने कोई मोटर व्हीकल, कार हो बस हो कुछ भी हो, आपने एक्वायर किया, ध्यान से सुन लो, 23 अगस्त 19 को और 31 मार्च 20 के बीच में, मतलब 23 अगस्त 19 से लेके 31 मार्च 20 के बीच आपने कोई मोटर कार परचेज करी है, तो जो रेट 15% का था उसे बढ़ा के 30 कर दिया है, और जो ऑन हायर का रेट 30% का था उसको बढ़ा के 45% कर दिया है। यानी अब आपको एमसीक्यू बना सकते हैं, कैसे बोलेंगे, आपने कार परचेज करी 15 मई 2019 को, क्या रेट लोगे, नॉर्मल है तो 15%, हायर है तो 30%। यही कार अगर बोलता आपने परचेस करी 23 अगस्त 19 को, तो क्या लगेगा, नॉर्मल कार है तो 15%, ऑन सॉरी नॉर्मल कार है तो 30%, ऑन हायर है तो 45%। कार के अंदर बहुत बड़ा अमेंडमेंट है, आने के चांसेस 100% एग्जाम में। ठीक है, यह बात ध्यान रखना। ठीक है, आगे चलते हैं। अब कैसे निकालेंगे WDV का डेप्रिसिएशन, तो यहां पे इनकम टैक्स ने बोला ब्लॉक बनेंगे। क्या बनेंगे, ब्लॉक। ब्लॉक क्या होता है, 4 कैटेगरी है, बिल्डिंग, फर्नीचर, इंटेंजिबल्स, प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, तो अब यहां बोला पहले तो बनाओ 4 हेड्स, बिल्डिंग, फर्नीचर, इंटेंजिबल्स, प्लांट एंड मशीनरी। उसके बाद भी अगर मेरे पास 2 बिल्डिंग है, दोनों 10% के अंदर फॉल करती हैं, तो अब मैं दोनों को अलग अलग नहीं मानूंगा, मैं एक ही मानूंगा, एक साथ वैल्यू निकालूंगा। मतलब मैं लिखूंगा ओपनिंग बैलेंस जिसमें उन दोनों का वैल्यू आएगा, प्लस परचेज में दिखाऊंगा क्या, उसी ब्लॉक के उसी 10% की कोई और बिल्डिंग भी मैंने ली है इस साल, तो वो भी उसमें ऐड हो जाएगी। तो ओपनिंग बैलेंस में आ गया परचेजेस, अब माइनस करूंगा सेल्स, क्या उसी ब्लॉक की वही रेट की कोई बिल्डिंग माइनस करी है, बेची है, वो कर दूंगा माइनस, जो बैलेंस बच जाए क्लोजिंग, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस सेल्स, जो क्लोजिंग बच जाएगा उस पर लगा दूंगा डेप्रिसिएशन। ऐसे ही प्लांट में, कोई प्लांट एंड मशीनरी अगर 15% का मेरे पास था ओपनिंग में, तो ओपनिंग प्लस अगर कोई प्लांट एंड मशीनरी इस साल 15% वाले खरीदा होगा, परचेज, कोई प्लांट एंड मशीनरी 15% का इस साल बेचा होगा, माइनस सेल्स, क्लोजिंग आ गया, उस पर लगा दो डेप्रिसिएशन। यानी आपको देखना है क्या क्वेश्चन में 2 या ज्यादा एसेट्स हैं जो अलग अलग ब्लॉक के हैं, तो सबको अलग अलग कर लो पहले, फिर रेट वाइज जाओ और टोटल लगा के सॉल्व करो। नहीं समझ आया तो क्वेश्चन कराता हूं, समझ आएगा। देखो क्वेश्चन, देखो आप, देखो, मिस्टर अमन बॉट द फॉलोइंग एसेट्स इन प्रीवियस ईयर 1920। क्या क्या लिया है अमन ने, कह रहा है 2 साल का निकालो डेप्रिसिएशन। समझाने के लिए 2 साल का, एग्जाम में 1 साल का ही आएगा। देखो क्या बोल रहा है, मशीन ए परचेज करी है 10 अप्रैल 19 को 20 लाख की, पुट टू यूज करी है 15/5/19 को। काम की क्या डेट है, परचेज या पुट टू यूज, सर पुट टू यूज। मशीन बी परचेज करी है 25 जून को, पुट टू यूज भी कर दी सेम डेट पे, अच्छी बात है। अब देखो, क्या प्लांट एंड मशीनरी के बारे में बताया, कौन सी मशीन, नहीं, क्या मानेंगे, रेट 15%।
दोनों का रेट क्या माना जाएगा 15%। पहले बताओ क्या ये दोनों एसेट्स सेम हेडिंग के? हाँ, दोनों प्लांट एंड मशीनरी के हैं। क्या प्लांट एंड मशीनरी के अंदर 40%, 15%, 30%, 20% बाइफर्केशन है? नहीं सर, कुछ नहीं बताया। दोनों को क्या मानेंगे 15%, यानी दोनों हो गए सेम ब्लॉक के एसेट, सेम हेडिंग सेम रेट। तो मैंने क्या लिखा, कंप्यूटेशन ऑफ WDV ऑफ द प्लांट एंड मशीनरी 15% एज ऑन 31 मार्च 20। ओपनिंग बैलेंस तो सर है ही नहीं, क्वेश्चन ने बताया नहीं कि 1 अप्रैल 19 जब मेरा प्रीवियस ईयर स्टार्ट हुआ था क्या इस ब्लॉक का कोई एसेट था? गिवन ही नहीं है। एड एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एसेट्स एक्वायर्ड ड्यूरिंग द ईयर, यानी एक्चुअल कॉस्ट उन एसेट्स की जो आपने इस साल एक्वायर करे और जो सेम ब्लॉक के हैं। हो सकता है आपने बिल्डिंग खरीदी होती, हो सकता है आपने कोई इंटैंजिबल एसेट खरीदे होते, पर क्या वो इस ब्लॉक के होते प्लांट एंड मशीनरी 15% वाले के, या वो इंटैंजिबल के ब्लॉक के होते? सर वो इंटैंजिबल के ब्लॉक के होते। तो यहां थोड़ी ना लिखते, यहां पे हम क्या लिख रहे हैं, वो एसेट्स जो 15% प्लांट एंड मशीनरी के ब्लॉक के हैं। कितने हैं सर? 2 हैं, 20 लाख और 15 लाख। मैंने यहां लिख दिए। कुछ बेचा है? कुछ नहीं बेचा। तो WDV अंडर सेक्शन 43 सबसेक्शन 6 ये होती है वो WDV क्लोजिंग बैलेंस जिसके ऊपर निकालते हो डेप्रिसिएशन। ये आ गई 35 लाख। अब निकालते हैं डेप्रिसिएशन। आओ, कब पुट टू यूज किया? पहला 15 मई को। अच्छा, 15 मई को पुट टू यूज कर दिया था, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 10.5 महीने एसेट रहा मेरे पास पुट टू यूज के बाद, यानी 180 डेज से ज्यादा रहा मेरे पास, पूरा मिलेगा डेप्रिसिएशन। अगला मैंने 25 जून को पुट टू यूज कर दिया था, अप्रैल में जून, यानी ये भी कम से कम 8 महीने रहा मेरे पास पुट टू यूज करने के बाद। 8 महीने मतलब 240 डेज के अप्रोक्सीमेटली रहा, मतलब कि डेप्रिसिएशन का रेट पूरा मिल जाएगा 15%। क्या दोनों एसेट में पूरा पूरा मिल रहा है? पूरा पूरा मिल रहा है। तो जो मेरा क्लोजिंग बैलेंस था 35 लाख का, उस पर लगा दिया 15%, डेप्रिसिएशन निकल के आ गया 5,25,000। तो जो मेरे एसेट्स 35 लाख के थे उसमें माइनस कर दिया 5,25,000 का डेप्रिसिएशन, मेरे एसेट्स की क्लोजिंग वैल्यू बच गई 29,75,000। और आपको पता है जो इस साल का क्लोजिंग है वो अगले साल का ओपनिंग बनेगा। तो अगले साल मैंने क्या किया, अगले साल का ओपनिंग बन गया 1/4/20 का 29,75,000। कोई और परचेज का कुछ गिवन है नहीं, तो क्यों? तो अगले साल परचेज किया हो, अगले साल बेचो, गिवन है नहीं, तो अगले साल क्लोजिंग क्या आ गया? जो ओपनिंग था वही क्लोजिंग आ गया 29,75, उस पे लगा दिया 15% का डेप्रिसिएशन, ये अगले साल का क्लोजिंग आ गया। ये खाली समझाने के लिए बताया था कि WDV वर्क कैसे करता है, हमें तो खाली करंट ईयर का देखना है। तो अगर आपको समझ आ गया, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। अगला क्वेश्चन डिट्टो सेम है, आपके प्रैक्टिस के लिए दे रखा है, आंसर दे रखा है, सॉल्व करो, समझ आ जाएगा आपको। अब चलते हैं आगे, देखो मिस्टर रजत के पास कुछ एसेट्स हैं, कह रहे निकालो डेप्रिसिएशन। ओपनिंग WDV 25 लाख, तो ओपनिंग बैलेंस गिवन है। फर्नीचर गिवन है, फर्नीचर में क्या होता है रेट? सर 10% सेम रेट है, यानी अब कौन सा ब्लॉक बनेगा? फर्नीचर 10% वाला ब्लॉक बनेगा। फर्नीचर C खरीदा 10/7/19 को, पुट टू यूज कर दिया 15/7/19 को। कौन सी डेट काम की है सर? डेट ऑफ परचेज नहीं, पुट टू यूज काम की है। सर 15 जुलाई को पुट टू यूज कर दिया सर, मतलब आप आराम से 180 डेज से ऊपर हो रहे हैं, ठीक है। फर्नीचर D परचेज किया है 25 अगस्त को, पुट टू यूज कर दिया 25 अगस्त को। सर अगस्त, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सर 7 मंथ्स अभी भी हैं एसेट के पास, मतलब फिर से पुट टू यूज 180 डेज से ज्यादा हो रहा है, ठीक है। अब देखो फर्नीचर A जो लास्ट ईयर खरीदा था 15 लाख का, इस साल 5 लाख का बेच दिया। सर नुकसान हो गया, 15 की 30, 5 की बेच दी। कब बेचा? 11 मार्च को बेचा। अगर 11 मार्च को बेच दिया तो क्या ये एसेट 31 मार्च तक रहा मेरे पास जब बुक्स क्लोज कर रहा हूं? नहीं रहा। तो सर मैं 11 मार्च तक का डेप्रिसिएशन निकाल दूं ना? नहीं बच्चे, ये अकाउंट्स नहीं है, ये इनकम टैक्स है। यहां बोला है 31 मार्च को है तो लगाओ डेप्रिसिएशन, वरना मत लगाओ। आपने 11 मार्च को बेचा तो कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा एसेट के ऊपर। तो क्या करेंगे सर? आओ देखो, मैंने ऊपर लिखा कॉम्पिटिशन ऑफ WDV फर्नीचर 10%, ओपनिंग कितना है 25 लाख, 2 परचेज करे 50 लाख के, 30 लाख के, 80 लाख आ गया लेस एसेट सोल्ड फ्रॉम दिस ब्लॉक। कितने का बेचा? 5 लाख का। अब एक और बात देखो, क्वेश्चन कंफ्यूज करेगा। जो एसेट आज बेचा है वो इतने का लिया था, आज उसकी मार्केट प्राइस ये है, पर बेचा इतने का है। हमें किससे मतलब? कितने का सेल हुआ है, बस।
कितने का भी लिया हो, कुछ भी आज मार्केट वाइज चल रही हो, कुछ मतलब नहीं है। अकेला मतलब क्या है, कितने का बेचा है भाई। जितने का बेचा है वो अमाउंट माइनस कर दो उठा के ब्लॉक में से, क्योंकि ब्लॉक कुछ ओपनिंग रहा, ब्लॉक में कुछ एडिशन हुए, ब्लॉक से कुछ डिलीशन हुए, जितने का डिलीशन हुआ माइनस कर दिया, क्लोजिंग वैल्यू बच गई ब्लॉक की, कितनी आ गई 1 करोड़। इसके ऊपर लगा दिया 10% का रेट। 10% पूरा क्यों लगा दिया, क्योंकि दोनों एसेट जो इस साल खरीदे हैं वो 180 डेज से ज्यादा पुट टू यूज हो रहे हैं, क्लोजिंग वैल्यू आ गई 90 लाख। एमसीक्यू में आ सकता है। एमसीक्यू बच्चे गलती क्या करते हैं, क्वेश्चन हो सकता है बोले भाई बताओ कितना आएगा डेप्रीसिएशन का अमाउंट, तो आंसर आएगा 10 लाख। क्वेश्चन हो सकता है बोले भाई डब्ल्यूडीवी कितना बच गया आफ्टर डेप्रीसिएशन, तो आंसर आएगा 90 लाख। तो आप पढ़ लेना क्वेश्चन ने मांगा क्या है, डेप्रीसिएशन का अमाउंट मांगा है या क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी का अमाउंट मांगा है, ये देख लेना। ठीक है, ठीक है सर। तो ये आपका होमवर्क है सर, कर लेना सॉल्व। इसमें 2 एसेट बेचे हैं, एक ही ब्लॉक चल रहा है, आंसर दिया हुआ है, आप आराम से कर लोगे। ठीक है, अब चलते हैं आगे। एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा आपको ऐसा, हिमांशु वाला क्वेश्चन देखो क्या बोलता है। सर ग्रॉस प्रॉफिट तो है, क्या फर्क पड़ता है, हमें लेना नेट प्रॉफिट। ठीक है, ऑफिस एक्सपेंस गिवन है, कोई दिक्कत नहीं है। सैलरी गिवन है, स्टाफ की कोई दिक्कत नहीं है। डेप्रीसिएशन गिवन है, प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर का। सर अकाउंट्स वाला गिवन है, हम तो ऐड बैक करते हैं और इनकम टैक्स वाला माइनस करते हैं। पेटेंट्स गिवन है, सर पेटेंट्स तो इंटैंजिबल एसेट होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। इसने पूरा 80,000 कैसे डाल दिया पीएनएल के अंदर, ऐड बैक करो। हम तो खाली डेप्रीसिएशन माइनस करते हैं, पूरा अमाउंट थोड़ी ना एक बार में डाल देते हैं। ठीक है, अदर एक्सपेंस कुछ होंगे, नेट प्रॉफिट आ गया। अब देखते हैं नोट्स। Depreciation on plant and machinery is computed as per section 32 of the income tax act। मतलब सर जो ये 70,000 का डेप्रिसिएशन है ना, ये सही है, जो अकाउंट्स वाले ने एकदम सही निकाल दिया। मैंने कहा बढ़िया है। तो अगर कोई डेप्रिसिएशन का अमाउंट सही है तो उसे ऐड बैक करके माइनस क्यों करूं, इग्नोर करते हैं। ठीक है सर, इसके बारे में कुछ नहीं करेंगे। पर फर्नीचर का डेप्रिसिएशन हमारे सेक्शन 32 के अकॉर्डिंग निकल के आ रहा है 29,000, और कितना ले रखा अकाउंटेंट ने 25,000। तो अब क्या करोगे, पहले ऐड बैक करोगे 25,000 और माइनस करोगे 29,000। अगला, सर पेटेंट्स उसने पूरे 80,000 ऐड बैक कर दिए, सॉरी डेबिट कर दिए पीएनएल में, तो हम क्या करेंगे 80,000 ऐड बैक कर देंगे। और पेटेंट्स के ऊपर सर कितना लगता है डेप्रिसिएशन का रेट, सर पेटेंट इंटैंजिबल है 25% का रेट लगेगा। पर चलो ये देख लेते हैं पुट टू यूज कब किया। अगर पुट टू यूज से लेके 31 मार्च तक 180 से कम है तो लगेगा 12.5% का, वरना लगे 25%। सर पुट टू यूज कर दिए 1 जून को ही, जून में पुट टू यूज कर दिए सर, यानी पूरा 25% लगना चाहिए था डेप्रिसिएशन। तो देखो पेटेंट्स के ऊपर देख लेते हैं, पेटेंट्स कितने कितने 80,000 के, लगा दे 25%, 20,000 आना चाहिए था डेप्रीसिएशन। तो सॉल्व करते हैं। नेट प्रॉफिट गिवन है 793,000, उसमें पहले फर्नीचर का जो गिवन था पीएनएल में डेप्रिसिएशन ऐड बैक कर दिया, पेटेंट्स की पूरी कॉस्ट ऐड बैक कर दी, माइनस के अंदर हमने अलाउ कर दिया फर्नीचर का डेप्रिसिएशन जो गिवन था 29,000 का हमारे अकॉर्डिंग, इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग, और पेटेंट से हमने जो निकाला 20,000, हमारा आंसर आ गया 8,49,000। नोट्स गिवन है, आप आगे देख सकते हो। समझ आया? ठीक है सर, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, स्टार मार्क करेंगे। मिस्टर विपुल के पास कुछ एसेट्स हैं, फर्नीचर, अच्छा ओपनिंग कितना है 25 लाख, सारे फर्नीचर 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 यानी कि एक ही ब्लॉक की बात हो रही है। फर्नीचर एक्स परचेज किया 10/6 को, पुट टू यूज कर दिया सेम डे पे। ठीक है, फर्नीचर वाई परचेज किया 25 अगस्त को 40 लाख का, पुट टू यूज किया 30 दिसंबर 19 को। अगर कोई एसेट आप 30 दिसंबर को पुट टू यूज कर रहे हो, यानी कि अब वो सिर्फ 91 डेज आपके पास रहा, 92 डेज आपके पास, 93 डेज आपके पास रहा, 180 से कम आपके पास रहा। यानी अब इस फर्नीचर वाई के ऊपर, इस 40 लाख के ऊपर आप 10% डेप्रिसिएशन नहीं लगा सकते, आप 5% लगा पाओगे, क्योंकि पुट टू यूज 30 दिसंबर 19 से लेके 31 मार्च 20 तक का ये ड्यूरेशन 180 दिन से कम है। फर्नीचर ए जो लास्ट ईयर परचेज किया था 3 लाख का, 25/11 को बेच दिया 5 लाख का। हमारे काम की वैल्यू कौन सी, जितने का लिया था जितने का बेचा 5 लाख का, माइनस कर देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है सर। फर्नीचर बी लास्ट ईयर खरीदा 25 लाख का, इस बार बेच दिया 20 लाख का, 31 मार्च को ही बेचा,
तब भी नहीं मिलेगा डेप्रिसिएशन इसके ऊपर, बेच दिया ना भाई, माइनस होगा 20 लाख, जो बैलेंस आएगा उस पर लगाओगे डेप्रिसिएशन। और सॉल्व करते हैं। कॉम्बिनेशन WDV फर्नीचर 10%, ये क्या ओपनिंग कितना है 25 लाख, दो परचेज करे, देखो यहाँ पे अलग अलग पुट्टी उसकी डेट के अकॉर्डिंग डाल दिए, 35 लाख और 40 लाख, दोनों बेचे, वो भी माइनस कर दिए, कितना आ गया क्लोजिंग अमाउंट 75 लाख। यहां तो कोई दिक्कत नहीं, ओपनिंग परचेज माइनस सेल्स, ठीक। अब निकालते हैं डेप्रिसिएशन। यहां पे देखो क्या होगा, अब जो ये 75 लाख का क्लोजिंग है, इसके अंदर तीन कंपोनेंट्स हैं। कुछ आपका ओपनिंग बैलेंस था वो, एक आपने परचेज किया जो 180 डेज से ज्यादा यूज हुआ वो, एक आपने परचेज किया जो पुट टू यूज 180 डेज से कम हुआ वो। तो हम यहां क्या करेंगे ना, हम लिखेंगे एसेट परचेज इन द करंट ईयर, जो इस साल खरीदे, और पुट टू यूज हुए लेस देन 180 डेज के लिए, हमने सिर्फ उसको बाहर कर दिया है टोटल में से जो 180 डेज से कम यूज कर रहे हैं। 75 लाख की टोटल क्लोजिंग आई थी। ऐसा जो वाई एसेट था जो इस साल 180 डेज से कम पुट टू यूज हुआ है वो है 40 लाख का, तो उस पे लगा दिया मैंने हाफ डेप्रिसिएशन 5% का 2 लाख। तो जो 75 लाख की क्लोजिंग वैल्यू थी उसमें से पहले लेस देन 180 वाला पुट टू यूज माइनस कर दिया, अब जो बैलेंस बच गया अमाउंट उसके ऊपर पूरा डेप्रिसिएशन का रेट लगा दिया, और टोटल डेप्रिसिएशन 5.5 लाख का। आपको क्या करना है, अगर कोई एसेट पुट टू यूज 180 डेज से कम है तो सर पहले क्लोजिंग निकाल लो, क्लोजिंग बैलेंस में से सबसे पहले उस एसेट को बाहर करो जो 180 डेज से कम यूज हुआ है, उस पर लगा दो 5% का, और जो बैलेंस अमाउंट बच जाए उस पर लगा दो फुल रेट। ठीक है, ठीक है सर, तो ये आपका होमवर्क है, क्वेश्चन डिट्टो सेम लाइंस पे है, आप सॉल्व करो, सॉल्व आपसे हो जाएगा। मैं ऐसे ही करा रहा हूं, एक क्वेश्चन कराया, सेम अमाउंट चेंज करके दे दिया, प्रैक्टिस करो। ठीक है, अब चलते हैं आगे। बस ये देख लेना, वहां फर्नीचर था तो 10% का रेट था, यहां मशीन है तो 15% का रेट होगा। ठीक है, वो तो आप कर लोगे यार, रिविजन क्लास है वैसे भी ये। ठीक है सर जी, कर लेंगे। चलो ये अगला भी एकदम सेम है, ये भी आप कर सकते हो, 31 भी आप करो, आराम से हो जाएगा, 31 भी हो जाएगा। अब चलते हैं आगे। देखो ये क्या बोलते हैं, मिस प्रीति बॉट द फॉलोइंग एसेट्स इन प्रीवियस ईयर 1920, कह रहे निकालो डेप्रिसिएशन। ओपनिंग WDV 25 लाख का, सी 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 परचेज किया 7718 को, प्रीवियस ईयर 1819 में परचेज किया था, पिछले साल परचेज किया था, पुट टू यूज किया अभी इस साल हमारे ईयर में पुट टू यूज किया, तो चाहे उस साल परचेज कर लिया हो, क्या उस साल पुट टू यूज किया था, नहीं, तो उस साल तो ब्लॉक में गया ही नहीं होगा एसेट, क्योंकि एसेट ब्लॉक में कब जाएगा, जब पुट टू यूज करना स्टार्ट करोगे। भाई पुट टू यूज करोगे उसके बाद ही तो देखोगे 180 से कम है या ज्यादा है, जो पुट टू यूज ही नहीं किया वो ब्लॉक में ही नहीं आया, ब्लॉक में ही नहीं आया तो डेप्रिसिएशन ही नहीं आया। यानी सी एसेट को लास्ट ईयर परचेज किया था, इस साल क्या कर रहा हूं, पुट टू यूज कर रहा हूं। तो यहां सुनो एक बहुत ध्यान से बात, अभी तक हम क्या देख रहे थे, इस साल खरीदा, इस साल पुट टू यूज किया, 180 से कम है तो हाफ लगा रहे थे ना डेप्रिसिएशन का रेट। पर अगर कोई एसेट लास्ट ईयर या पहले कभी भी खरीदा हो, कोई एसेट लास्ट ईयर या पहले कभी भी खरीदा हो पर पुट टू यूज हमारे साल में हो, तो यहां पे डेज नहीं देखने भाई, एक दिन भी पुट टू यूज किया होगा तो पूरा डेप्रिसिएशन मिलेगा। मतलब पुट टू यूज लेस देन 180 डेज कब देखना है, अगर सेम ईयर का परचेज और सेम ईयर का पुट टू यूज हो। पर अगर डेट ऑफ परचेज किसी और साल की, डेट ऑफ पुट टू यूज किसी और साल का, तो आपको डेज नहीं गिनने, चाहे एक दिन भी क्यों ना पुट टू यूज हुआ हो, पूरा मिलेगा डेप्रिसिएशन का रेट। तो 25 लाख पे पूरा मिल जाएगा। अगला देखो, 25 अगस्त 18 फिर से लास्ट ईयर खरीदा था कोई एसेट 40 लाख का, इस साल 18 फरवरी को पुट टू यूज कर रहा हूं, यानी सिर्फ मुश्किल से 40 समथिंग डेज के लिए पुट टू यूज कर रहा हूं, तब भी पूरा मिल जाएगा डेप्रिसिएशन। क्यों, पुट टू यूज इस साल का है, डेट ऑफ परचेज लास्ट ईयर की है, और जहां साल अलग हो गए वहां डेज नहीं देखने। अगला देखो, ई परचेज की है 2 दिसंबर 19 को, इस साल परचेज की है, पुट टू यूज करिए 31 जनवरी को इस साल, यानी ई के अंदर क्या हुआ, परचेज भी इस साल,
पुट टू यूज भी इस साल, तो देखना पड़ेगा डेज 180 हो रहे हैं नहीं हो रहे, तो इस पे मिलेगा हाफ रेट से डेप्रिसिएशन। बात समझ आई? डेट ऑफ परचेज और पुट टू यूज अगर सेम ईयर में है तो डेज तो देखने पड़ेंगे, अकॉर्डिंगली हाफ या फुल लग जाएगा डेप्रिसिएशन। पर डेट ऑफ परचेज पिछले साल का या किसी और साल का, पुट टू यूज किसी और साल का, तो डेज नहीं देखने, पूरा लगेगा डेप्रिसिएशन। ठीक है, और देखते सॉल्व करते हैं। कुछ बेचे भी हैं 50 लाख के, ठीक है, माइनस कर देंगे। लिखा कॉम्पिटिशन WDV, प्लांट मशीनरी 15%, ओपनिंग कितना है 25 लाख, तीनों परचेज डाल दिए, 25 40 50, जो बेचा माइनस कर दिया, क्लोजिंग आ गया 90 लाख। इस 90 लाख में से हाफ वाला कौन सा है सर? ई वाला हाफ है, जो खरीदा भी इस साल और पुट टू यूज भी 180 से कम है। कितना? 50 लाख, तो उस पर लगा दिया हाफ डेप्रिसिएशन 7.5% का, बैलेंस के ऊपर पूरा लगा दिया, टोटल निकल गया डेप्रिसिएशन। और ये एग्जांपल समझ लेते हैं और समझ आएगा। ये खाली एग्जांपल आपके लिए इसलिए है कि डेप्रिसिएशन हाफ लगेगा या फुल लगेगा। कब खरीदा? हमारे साल में खरीदा, 1920 में ही खरीदा। अच्छा जी, 1920 में ही खरीदा, हाँ जी। पुट टू यूज कितना किया? या तो 180 डेज के लिए या ज्यादा के लिए पुट टू यूज किया। इस साल खरीदा, पुट टू यूज ज्यादा के लिए है, पूरा डेप्रिसिएशन रेट लग जाएगा जो भी होगा। ठीक है, इस साल खरीदा पर पुट टू यूज 180 से कम हुआ। अच्छा, सेम ईयर जिस साल खरीदा उसी साल पुट टू यूज कर दिया, पर 180 से कम, तो लगेगा हाफ रेट। पिछले साल खरीदा, इस साल पुट टू यूज किया, चाहे एक दिन के लिए क्यों ना किया हो, पूरा डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। अगला देखो, हमारे साल में एसेट खरीदा, 1920 में एसेट खरीदा, पुट टू यूज करा प्रीवियस ईयर 2021, अगले साल पुट टू यूज करूंगा, तो डेप्रिसिएशन भी तो अगले साल ही मिलेगा। इस साल कितना है? निल, क्योंकि डेप्रिसिएशन के लिए पुट टू यूज होना जरूरी है। इतना समझ आया? बढ़िया। तो आपका अभी तक काम 33 तक सॉल्व करो। अब चलते हैं आगे। सेल ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट, मतलब ऐसा एसेट जिस पे आप WDV चार्ज कर रहे थे, उसको अगर बेच दिया तो क्या कभी प्रॉफिट एंड लॉस निकालना पड़ सकता है? सर आपने तो बताया अकाउंट्स में निकालते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, और जब बेचा हो तब तक का डेप्रिसिएशन होता है। हाँ, इनकम टैक्स भी कहता है हाँ हम प्रॉफिट एंड लॉस निकाल सकते हैं, पर इनकम टैक्स पता है क्या बोलता है? भाई देखो, हम इंडिविजुअल एसेट की बात तो करते नहीं है, हम तो ब्लॉक की बात करते हैं। तो जब तक पूरा ब्लॉक खत्म ना हो जाए, आप प्रॉफिट एंड लॉस नहीं निकाल सकते। ब्लॉक मतलब कि अगर आपके पास 4 तरह के फर्नीचर है, फर्नीचर का रेट 10% ही होता है, जब तक सब कुछ ना बिक जाए या ब्लॉक की वैल्यू 0 ना हो जाए, आप नहीं निकाल सकते प्रॉफिट या लॉस, क्योंकि यहां इंडिविजुअल एसेट की बात नहीं है, ब्लॉक की बात है। एक काम करता हूं, क्वेश्चन कराता हूं, समझ आ जाएगा। देखो आओ, मिस्टर सुदीप हैज द फॉलोइंग एसेट्स इन द प्रीवियस ईयर 1920। ओपनिंग है 25 लाख रुपए, फर्नीचर एक्स 10 जून को लिया 15 लाख का, उस दिन पुट टू यूज कर दिया। फर्नीचर वाई 25 जुलाई को लिया, उस दिन पुट टू यूज कर दिया। अब 3 पार्ट है क्वेश्चन के। पहला पार्ट कहता है अज्यूम करो ये सारे एसेट आपने बेच दिए 40 लाख के, ठीक है। और देखते हैं, ओपनिंग WDV 25 लाख, 30 लाख के और एसेट्स आ गए। कितनी बन गई वैल्यू? सर ये बन गई मेरी 30 एंड 40, 55 लाख की बन गई मेरी वैल्यू। पर दोस्तों 55 लाख के अंदर आपका ओपनिंग WDV भी था और 2 न्यू एसेट लिए थे वो भी थे। पर हुआ पता है क्या? ऑल द एसेट्स वर सोल्ड, सारे के सारे एसेट बेच दिए। यानी ब्लॉक जो 55 लाख का था वो आपने 40 लाख का बेच दिया। मतलब 55 लाख 55 लाख के एसेट्स को आपने 40 लाख में बेच दिया। यानी अब क्या हुआ? ब्लॉक के अंदर एसेट नहीं बचा, पर 15 लाख की वैल्यू तो बची हुई है। सर यानी कि 55 लाख की चीज 40 लाख में बेच दी, प्रॉफिट और लॉस हुआ? सर लॉस हुआ। इसे कहते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। कैपिटल लॉस क्यों? क्योंकि हम कैपिटल गेन्स में पढ़ते हैं कि बिजनेस के एसेट को कैपिटल एसेट माना जाता है, और कैपिटल एसेट माना जाता है तो उस पे होने वाला सेल या प्रॉफिट, और प्रॉफिट एंड लॉस कैपिटल प्रॉफिट है, कैपिटल लॉस क्यों होता है। यानी कि इस केस में क्या हुआ? एसेट खत्म हो गए, वैल्यू बची रह गई, ज्यादा की चीज कम में बेच दी, तो बची हुई वैल्यू क्या बन गई? शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। कितने का आ गया? 15 लाख का। यहां पे लिखोगे ऑल द एसेट्स सोल्ड। अब देखो यहां मैं लिखा WDV आ गई निल। WDV निल है नहीं, पर निल क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि सर वैल्यू बची है, आगे एसेट ही नहीं है कोई,
तो मैं किसकी वैल्यू दिखाऊंगा, इसलिए बोल दिया मैंने 0। फिर निकाला मैंने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। कैसे निकाला, सेल कंसिडरेशन 40 लाख, थे कितने के एसेट्स, 55 लाख के एसेट्स थे, तो क्या निकल के आ गया, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। और जब भी आप WDV वाले एसेट को बेचोगे हमेशा शॉर्ट टर्म होगा, या तो गेन होगा या लॉस होगा, लॉन्ग टर्म नहीं हो सकता। ठीक है, अब अगला केस देखते हैं। सेकंड पार्ट कहता है आपने ये सारे एसेट्स अगर 55 लाख के बेचे होते तो क्या होता। सर सिंपल है, कितना निकल के आता वैल्यू, 55 लाख। 55 लाख की चीज 55 लाख की बेच दी, सारे एसेट बेच दी, ऑल द एसेट बोला है, तो WDV 0, डेप्रिसिएशन किस पे लगाओगे, एसेट ही नहीं है वो भी 0, और प्रॉफिट लॉस आया वो भी 0। 55 की चीज 55 में बेच दिया आपने। ठीक है सर, ये लो, ये भी हो गया नील। यानी सर बात समझ आ गई, जब भी ब्लॉक खत्म हो जाए तो हम 2 बार कैलकुलेट करेंगे। हाँ देखो, हम 2 चीज कैलकुलेट करेंगे, पहले निकालोगे WDV कितनी है, मैंने वो दिखा दिया, WDV आ गई नील, एक काम खत्म हो गया। अब एक और स्टेटमेंट बनेगी जिसमें निकालूंगा कैपिटल गेन या लॉस, और वो कैसे बनाते हैं, ऐसे, डिटर्मिनेशन ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 50, वहां पे आएगा पर्टिकुलर्स, सेल कंसिडरेशन लेस, सेल में से किसको माइनस किया, जो ओपनिंग बैलेंस था और जो परचेज किया था, क्योंकि आज की डेट में पैसे कौन से होने चाहिए थे, जो ओपनिंग में थे या जो परचेज किए, सब मिला के जितने का बेचा उसमें जो आपकी वैल्यू थी माइनस कर दिया, प्रॉफिट लॉस निकल गया। थर्ड पार्ट, थर्ड कहता है आपने सारी मान लो बेच दी 60 लाख की, सिंपल, 55 लाख की चीज 60 लाख की बेच दी, क्या हो गया, प्रॉफिट। क्या बोलेंगे, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, कितने का, 5 लाख का। ठीक है जी, डन, समझ आ गया, यस सर। तो ये आपका डिट्टो सेम लाइन पे क्वेश्चन, आपका होमवर्क। बस याद रखना 2 बनेंगी स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट में आएगा क्लोजिंग WDV जो कि नील निकल के आ जाएगा। WDV नील कब आ सकता है सर, या जब सारे एसेट बेच दिए होंगे तो नील आ जाएगा, या फिर 10 एसेट थे आपके पास मान लो, जिनकी वैल्यू थी 5 लाख रुपए की, आपने सिर्फ 10 में से 6 एसेट ही बेचे, पर आपने पूरे 5 लाख के बेच दिए। यानी अब क्या हुआ, 4 एसेट तो बचे हैं ब्लॉक में पर वैल्यू ही नहीं है, तो भी क्या करोगे, 0। यानी कि WDV नील 2 केस में आ सकती है, पहला केस जब सारे एसेट बिक गए, दूसरा केस जब वैल्यू खत्म हो गई। अब एसेट है पर वैल्यू नहीं है, या एसेट नहीं है पर वैल्यू है, दोनों ही केस में WDV कहां से आएगी, WDV के लिए क्या चाहिए, एसेट भी चाहिए वैल्यू भी चाहिए। आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, मिस्टर पर्सन नाउ हैज द फॉलोइंग एसेट्स, कह रहा है बताओ कितना डेप्रिसिएशन मिलेगा भाई को। ओपनिंग 25 लाख, फर्नीचर X 15 लाख का लिया, फर्नीचर Y भी 15 लाख का लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 25 लाख की ओपनिंग, 30 लाख के एसेट आ गए, 55 लाख बन गई ब्लॉक की वैल्यू। कह रहा है फर्नीचर B जो कि ओपनिंग बैलेंस में था, ओपनिंग बैलेंस के अंदर कोई फर्नीचर B नाम का फर्नीचर होगा, और जो इस साल खरीदा X ये वाला, ये दोनों बेचे भाई ने, पर ये दोनों बिक गए 40 लाख के, हो सकता है बिक गए हो। यानी हुआ क्या, देखो हमारे ब्लॉक में क्या क्या था, ओपनिंग, फिर आया X, फिर आया Y। ओपनिंग में से क्या बिक गया, B, और जो इस साल आए थे X और Y उसमें क्या बिक गया, X। यानी क्लोजिंग में एसेट बचे हुए हैं, हाँ सर Y बचा हुआ है, और हो सकता है ओपनिंग का कोई एसेट भी हो, पर बचा हुआ है ना, हाँ सर बचा हुआ है। तो यहां पे WDV कितनी आ गई, 15 लाख की। और अब देखो क्या हुआ, WDV क्यों आई, क्योंकि इसमें या तो फर्नीचर Y है, हो सकता है और कोई एसेट भी हो, पर एक भी एसेट तो है ना, हाँ, और 15 लाख की वैल्यू बची है ना, हाँ, एसेट भी है वैल्यू भी है, तो ना निकाल सकते हो प्रॉफिट ना निकाल सकते हो लॉस, क्योंकि वो कब निकलता है, जब ब्लॉक खत्म हो जाए। ब्लॉक तो खत्म हुआ ही नहीं, अगर एक भी एसेट है और 100 रुपए की वैल्यू भी है, दोनों चीज है, WDV आ रही है, तो डेप्रिसिएशन जैसे निकालते रहते वैसे ही निकालेंगे, कैपिटल गेन नहीं निकाल सकते, तो निकाल दिया डेप्रिसिएशन, हमारा आंसर आ गया। अच्छा, अगला केस देखो, सर 55 लाख के सेट हुए थे, 25 ओपनिंग 30 के एड ऑन्स, 55 लाख की चीज 55 लाख की ही बेच दी। अब WDV आएगा, अब नहीं आएगा WDV, क्यों, क्योंकि अब चाहे ओपनिंग का कोई एसेट हो, चाहे फर्नीचर Y जो नहीं बेचा वो भी है, पर वैल्यू ही नहीं बची। 55 लाख की वैल्यू थी, 55 की बेच दी, एसेट है वैल्यू नहीं है, WDV नील, पर क्या कैपिटल गेन आएगा, वो भी नहीं आएगा। 55 लाख की चीज 55 लाख की बेच दी। अगला केस 60 लाख का बेच दिया, अब क्या हुआ, ओपनिंग का एक कोई एसेट था B वो बेचा, इस साल जो खरीदा था X वो बेचा, WDV के अंदर Y है, अभी भी है Y एसेट, हो सकता कोई ओपनिंग का एसेट भी हो, पर वैल्यू नहीं बची ना, 55 लाख की वैल्यू बन रही थी,
60 का बेच दिया तो क्या हो गया, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया। 55 की चीज 60 में, 55 की चीज 60 में बेच दी, 5 लाख का निकल गया शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। डब्ल्यूडीवी आ गई नील, क्यों, एसेट तो है पर वैल्यू नहीं बची। समझ आ गया? यस सर, अब समझ आ गया सर। तो ये आपका होमवर्क है, करोगे आप खुद से। अब चलते हैं आगे। एडिशनल डेप्रिसिएशन सेक्शन याद करना ही पड़ेगा, सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2A, सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2A। एडिशनल डेप्रिसिएशन क्या बोलता है भाई? ये कहता है देखो सर, अभी तक हमने पढ़ा डेप्रिसिएशन, मैंने कहा पढ़ा डेप्रिसिएशन, वो तो आप प्रोफेशन करो तो भी आपको मिलता है, बिजनेस करो तो भी आपको मिलता है। मतलब जब भी पीजीबीपी होगा, कोई एसेट होगा जो पुट टू यूज किया होगा, उस पर डेप्रिसिएशन मिलता है। सबको मिलता है, सबको मिलता है। एडिशनल डेप्रिसिएशन मतलब समझो, अगर एक हो गया नॉर्मल डेप्रिसिएशन, ये उसके अलावा ज्यादा बेनिफिट आपको दे रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लो आपने एक 1 लाख की मशीन खरीदी, मैंने अगर 1 लाख की मशीन खरीदी, कंप्यूटर मान लो, मैंने लैपटॉप 1 लाख का खरीदा, क्या रेट है? एग्जाम्पल के लिए मान लो, चलो गलत मत बोल रहा हूं, मशीन मान लो, चलो आओ, मैंने एक मशीन खरीदी, 1 लाख रुपए की मशीन खरीदी, 15% का डेप्रिसिएशन रेट है। मैं हर साल कितना क्लेम कर रहा हूं? इस साल 15,000 क्लेम कर लूंगा, अगले साल बच जाएगी वैल्यू 85,000, उसका 15%। ऐसे होता है डब्ल्यूडीवी में, मतलब 15-15 क्लेम कर रहा हूं, मतलब 15-15 नहीं, पहले साल 15,000 क्लेम कर लिया, अगले साल 85,000 का 15% क्लेम कर लूंगा। पर अगर मेरे को एडिशनल डेप्रिसिएशन मिल जाएगा ना भाई, तो क्या होगा, इस साल मैं 15% डेप्रिसिएशन तो क्लेम करूंगा, साथ साथ एडिशनल भी क्लेम कर लूंगा। यानी कि जो 1 लाख रुपए अगर मैं 7-8 साल में जाके खत्म करता, जो 1 लाख की एसेट खरीदा, उसका बेनिफिट अगर 7-8 साल में लाता, तो एडिशनल की वजह से जल्दी मिल जाएगा बेनिफिट। नॉर्मल डेप्रिसिएशन हर साल मिलता है, एडिशनल डेप्रिसिएशन खाली एक बार मिलता है, हर बार नहीं मिलता। नॉर्मल डेप्रिसिएशन हर साल मिलता है, जितना बचेगा डब्ल्यूडीवी उस पर अकॉर्डिंग डालते रहोगे। एडिशनल डेप्रिसिएशन खाली एक बार मिलता है। ठीक है सर, किसको मिलता है एडिशनल डेप्रिसिएशन? तो आओ देखते हैं किसको मिलता है एडिशनल डेप्रिसिएशन दोस्तों। यह मिलता है सिर्फ उन एसएससी को जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, या फिर पावर जनरेशन कर रहे हो, या प्रिंटिंग और पब्लिकेशन का काम कर रहे हो। ये 3 बिजनेस कर रहे हो तो नॉर्मल डेप्रिसिएशन के साथ साथ पहले साल में एडिशनल डेप्रिसिएशन भी मिलेगा। पर इन बिजनेस के अलावा कोई और बिजनेस कर रहे हो तो नॉर्मल तो मिलता रहेगा, एडिशनल कभी नहीं मिलेगा। ठीक है सर, क्या हर एसेट के ऊपर मिलता है? मैं बिल्डिंग खरीदूं तो भी मिलेगा, फर्नीचर खरीदूं तो भी मिलेगा? नहीं, सिर्फ न्यू प्लांट एंड मशीनरी होगा तो मिलेगा, सिर्फ न्यू प्लांट एंड मशीनरी होगा तो मिलेगा। मतलब अगर मैं सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी खरीद के ले आया तो नॉर्मल डेप्रिसिएशन तो मिलता रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, न्यू हो सेकेंड हैंड हो। पर अगर एडिशनल चाहिए तो कंडीशन है भाई न्यू ही खरीद के लाना, सेकेंड हैंड नहीं मानेंगे हम लोग। यानी कि प्लांट एंड मशीनरी में क्या क्या नहीं आता, पहली बात समझ आ गई, फर्नीचर पे नहीं मिलेगा, बिल्डिंग पे नहीं मिलेगा, इंटेंजिबल्स पे नहीं मिलेगा। एडिशनल किस पे मिलेगा? सिर्फ न्यू प्लांट एंड मशीनरी पे। और आगे भी कंफ्यूजन ना हो तो बता दिया, हम किस किस को एडिशनल डेप्रिसिएशन के लिए प्लांट एंड मशीनरी नहीं मानेंगे, सेकेंड हैंड को नहीं मानेंगे, समझ गए? कोई प्लांट एंड मशीनरी ऑफिस या गेस्ट हाउस में है वो भी नहीं मानेंगे भाई, हमें चाहिए मैन्युफैक्चरिंग होती है फैक्ट्री में, फैक्ट्री में इंस्टॉल करा है, लो एडिशनल डेप्रिसिएशन। एग्जांपल के लिए आपने कोई कंप्यूटर फैक्ट्री में इंस्टॉल किया है जो मशीन से लिंक्ड है, उस पे मिल जाएगा एडिशनल डेप्रिसिएशन। वही कंप्यूटर आपके ऑफिस में इंस्टॉल्ड है, उस पे नहीं मिलेगा एडिशनल डेप्रिसिएशन। क्यों? ऑफिस में है ना, मैन्युफैक्चरिंग से डायरेक्ट लिंक क्या हो रहा है। अगला, ऑफिस के अप्लायंसेस और व्हीकल्स पे नहीं मिलेगा, हाँ कार वार पे नहीं मिलेगा, ठीक है। ऐसा कोई एसेट जिसकी पूरी कॉस्ट का डिडक्शन किसी और सेक्शन ने दे दिया, मतलब 35AD स्पेसिफाइड बिजनेस, वो कहते हैं एसेट खरीदो पूरी कॉस्ट का बेनिफिट ले लो एक साथ। जब पूरी कॉस्ट का बेनिफिट एक साथ ही मिल गया, डाल दिया आपके पीएनएल के अंदर, तो अब डेप्रिसिएशन लेने क्यों आ रहे हो भाई? एक बार में दे तो दिया बेनिफिट। साइंटिफिक रिसर्च, आपने कोई साइंटिफिक रिसर्च का एसेट लिया होगा, पूरी कॉस्ट का बेनिफिट उसी साल मिल गया होगा, बार बार लेने क्यों आ रहे हो? एक बार मिल गया ना, यहां बताओ। अब लास्ट में शिप्स एंड एयरक्राफ्ट, भाई शिप और एयरक्राफ्ट का मैन्युफैक्चरिंग से क्या लिंक है? इन पे नहीं मिलता, बाकी सब पे मिल जाएगा। रेट क्या है? 20% ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट, 20% ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट। पर आपने कोई मशीन खरीदी,
एलिजिबल है प्लांट एंड मशीन, एलिजिबल है एडिशनल डेप्रिसिएशन के लिए, पर पुट टू यूज 180 दिन से कम हुआ तो एडिशनल डेप्रिसिएशन भी अब 20 नहीं 10% का मिलेगा, पर 10% को और मिलना चाहिए था ना, वो अगले साल ले लेना। यानी इकलौता केस जब एडिशनल डेप्रिसिएशन आप 2 साल के अंदर ले सकते हो, वो कब, जब पहली बार पुट टू यूज 180 डे से कम था, तो जितने का भी आपने खरीदा प्लांट एंड मशीनरी, इस साल 10% का ले लिया, बाकी 10% अगले साल ले लिया। पर अगर आपका पुट टू यूज 180 डे से ज्यादा है, आपको मिल गया पूरा 20%, फिर दोबारा कभी नहीं मिलेगा। ठीक है सर, समझ आ गया। अगर आपने इन 4 एरियाज में किया है मैन्युफैक्चरिंग, कहां, बैकवर्ड एरियाज ऑफ आंध्र प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, इन चारों के बैकवर्ड एरिया में करा है आपने प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग, तो जो एडिशनल डेप्रिसिएशन का रेट 20% था, इनके लिए 35% है। और सेम वही चीज अगर पहले साल पुट टू यूज 180 से कम है तो मिलेगा 17.5, अगले साल 17.5। ठीक है सर, समझ आ गया। एक काम करते हैं, क्वेश्चन पे लेकर चलता हूं सीधा आपको, ये पॉइंट्स की रीडिंग कर लेना, एमसीक्यू बन सकता है, डाउट है तो मुझसे पूछ लेना। एक बात याद रखना, पावर जनरेशन यूनिट्स को एडिशनल मिलता है, हाँ मिलता है एडिशनल डेप्रिसिएशन, पर याद है मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था, आज पावर जनरेशन को ऑप्शन है एसएलएम ले लो या डब्ल्यूडीवी ले लो। अगर पावर जनरेशन वाले एसएलएम फॉलो करते हैं, स्ट्रेट लाइन फॉलो करते हैं, तो नहीं मिलता एडिशनल डेप्रिसिएशन। डब्ल्यूडीवी फॉलो करेंगे तो ही मिलेगा, एमसीक्यू बन सकता है। आओ क्वेश्चन देखते हैं। मिस अनन्या एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग करती है मतलब एडिशनल मिल सकता है। कैलकुलेट करें, डेप्रिसिएशन निकाल लो। ओपनिंग डब्ल्यूडीवी 10 करोड़, क्या क्या लिया इस साल, प्लांट एंड मशीनरी 6 अगस्त को खरीदा, उसी दिन पुट टू यूज कर दिया 2 करोड़ का, 6 अगस्त को पुट टू यूज कर दिया, 180 डेज से ऊपर का है, ठीक है, कितने का, 2 करोड़ का। यानी इस 2 करोड़ के ऊपर नॉर्मल भी मिलेगा, एडिशनल भी मिलेगा, क्योंकि न्यू प्लांट एंड मशीनरी, कहीं बोला नहीं कि ओल्ड है। अगला, बिल्डिंग परचेज करी है 8 अप्रैल को 5 करोड़ की, बिल्डिंग परचेज करी है, नॉर्मल डेप्रिसिएशन मिलेगा, पर क्या बिल्डिंग पे मिलता है एडिशनल, नहीं, बिल्डिंग पे एडिशनल नहीं मिलता। एक कोई प्लांट 3 करोड़ का बेच दिया, ठीक है, और निकालते हैं पर्टिकुलर्स, और 2 ब्लॉक, 15% का ब्लॉक, 10% का ब्लॉक, बिल्डिंग वाला। ओपनिंग लिख दिया, एक्चुअल कॉस्ट लिख दिया, लेस लिख दिया, क्लोजिंग वैल्यू आ गई। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अब जब मैं डेप्रिसिएशन निकालना चाहूंगा, नॉर्मल डेप्रिसिएशन हमेशा डब्ल्यूडीवी पे निकालते हो, है ना, पर एडिशनल डेप्रिसिएशन डब्ल्यूडीवी पे नहीं, जितने का एसेट खरीद के लाए हो उसके ऊपर लगता है, एक्चुअल कॉस्ट पे लगता है। कितने का है, 2 करोड़ का, तो मैंने लिखा पहले नॉर्मल डेप्रिसिएशन, इस डब्ल्यूडीवी के ऊपर निकाल दिया डेज देख के। एडिशनल डेप्रिसिएशन जितना एक्चुअल कॉस्ट थी 2 करोड़ वाली, उसके ऊपर लगाया 20% का, वो आ गया ये। अब डब्ल्यूडीवी में से 2 चीज माइनस हो जाएंगी, नॉर्मल डेप्रिसिएशन भी और एडिशनल भी, तो क्लोजिंग आ गया, वो आपका आ गया क्लोजिंग बैलेंस, और ये आ गया आपका टोटल डेप्रिसिएशन इस साल कितना आपको मिल गया, एंड टोटल मतलब नॉर्मल और एडिशनल। देखो बिल्डिंग के केस में एडिशनल नहीं होता, प्लांट में हुआ, मैंने माइनस कर दिया। फिर बता दूं, मजा दिला दूं, क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी जो निकल के आती है उस पर लगता है नॉर्मल डेप्रिसिएशन, और एडिशनल किस पे लगता है, एक्चुअल कॉस्ट जितने की लेके आए हो उसके ऊपर लगता है, डब्ल्यूडीवी के ऊपर एडिशनल मत निकाल देना। ठीक है, ठीक है सर, समझ आ गया, नोट भी दे दिया मैंने आपको ये। आगे चलते हैं। मिस चंदा एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पावर, ठीक है, पावर जनरेशन मतलब मिल सकता है एडिशनल डेप्रिसिएशन। ओपनिंग ब्लॉक गिवन है 10 लाख का, क्या क्या खरीदा है, प्लांट एंड मशीनरी खरीदी है 6/9 को 20 लाख रुपए की, प्लांट एंड मशीनरी, कहीं बोला नहीं कि ओल्ड है, न्यू मान सकते हैं, न्यू माननी पड़ेगी, एडिशनल मिलेगा। कंप्यूटर परचेज किया पर ऑफिस में इंस्टॉल कर दिया, वैसे कंप्यूटर पे मिल जाता है एडिशनल, पर कहां इंस्टॉल कर दिया, ऑफिस में, अब एडिशनल नहीं मिलेगा इसके ऊपर। ठीक है, सेकेंड हैंड मशीन लेके आए 12 लाख रुपए की, सेकेंड हैंड मशीन नॉर्मल मिलेगा, एडिशनल नहीं मिलेगा। न्यू मशीन जापान से इंपोर्ट करी है, न्यू करी है ना, लो, नॉर्मल भी लो, एडिशनल भी लो, क्या दिक्कत है। पर 9 दिसंबर 2019 को, 9 दिसंबर को लेके आ गया भाई, पुट टू यूज कब करी, अगले साल पुट टू यूज कर रहा है, इस साल पुट टू यूज ही नहीं किया, और पुट टू यूज ही नहीं किया तो ना मिलेगा नॉर्मल, ना मिलेगा एडिशनल, सब जो होगा अगले साल। लास्ट कह रहा है एक मोटर कार परचेज करी
8 लाख रुपए की 20 दिसंबर को। पहली बात तो 20 दिसंबर को कर रहा है, यानी 180 डेज से कम है, हाफ रेट होगा। दूसरी बात ये मोटर कार की बात कर रहा है दोस्तों, और अगर मोटर कार की बात कर रहा है तो 8 लाख जो है इस पे नॉर्मल तो मिल जाएगा, एडिशनल नहीं मिलेगा। और यहां पे एक क्वेश्चन में चेंज आप कर लेना, जो ये 8 लाख है ना, 8 लाख है ना दोस्तों, इस पे जो रेट है मैंने इस पे लगाया है 15% वाला, अमेंडमेंट से पहले वाला। तो मैंने आपको आज ही बताया अमेंडमेंट के बाद अब इस पे 30% मिला करेगा, कहीं बोला नहीं है नहीं हायर के लिए वर्क कर रही है, और एक 23 अगस्त के बाद की बात हो रही है, यानी यहां पे अब 8 लाख का 30% होना चाहिए था। एक नया ब्लॉक बनता उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना, पर आप मान लो ये अमेंडमेंट से पहले का है या फिर क्वेश्चन में चेंज कर लो, क्योंकि अब आपको पता है अब रेट क्या है 23 अगस्त के बाद से, नॉर्मल कार का 30 और हायर वाले का 45%। तो जो होते हैं चेंज कर लेना, वरना अज्यूम कर लेना पहले का, जो अपने अकॉर्डिंग करना कर लेना। ठीक है, मैंने आपको बता दिया यहाँ पे चेंज होगा क्वेश्चन में। ठीक है, हम चेंज कर लेंगे सर। ठीक है, अगला देखो, ये क्वेश्चन को स्टार मार्क करेंगे। मिस्टर शिवम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, कह रहे बताओ कितना मिलेगा डिप्रिसिएशन, और कहां मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, बैकवर्ड एरिया ऑफ बिहार में, यानी कि एडिशनल जो मिलेगा वो 35% के हिसाब से मिलेगा। ठीक है, क्योंकि चार सिटी कौन से थे, आंध्र प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना। ओपनिंग डब्ल्यूडीवी 5 लाख। कितना परचेज है, प्लांट एंड मशीनरी जो 6 अगस्त को परचेज करी है, 25 फरवरी 2020 को पुट टू यूज कर दिया, हमारे साल ही पुट टू यूज कर दिया, पर 180 डेज से कम किया, यानी इस 10 लाख के ऊपर पहली बात तो 15% का नॉर्मल नहीं लगेगा, 7.5% नॉर्मल लगेगा, और जो एडिशनल 35% लगना चाहिए था अब वो 17.5% लगेगा। बिल्डिंग परचेज करी कोई दिक्कत नहीं है। इंपोर्टेड प्लांट वॉज परचेज्ड ऑन 26 जून 19, इंपोर्टेड प्लांट लेके आया भाई, विच वॉज यूज्ड देयर, वहां यूज हो चुका था, मतलब सेकेंड हैंड है, नॉर्मल मिलेगा, एडिशनल नहीं मिलेगा। यानी सर इससे फर्क नहीं पड़ता इंपोर्टेड है डोमेस्टिक नहीं, चाहे इंपोर्टेड हो चाहे इंडिया का हो, सेकेंड हैंड मतलब सेकेंड हैंड, एडिशनल नहीं मिलेगा। ठीक है सर, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, डब्ल्यू तक निकाल लोगे कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं एडिशनल के ऊपर। एडिशनल में कितने का प्लांट लिया था, 10 लाख का प्लांट लिया था, जो कि लेस देन 180 डेज पुट टू यूज किया, यानी इस पे एडिशनल अब 35% नहीं 17.5% का मिलेगा, वो मिल गया मुझे 1,75,000, और ये आ गया टोटल डेप्रिसिएशन मेरा, और मैंने लिख दिया यहाँ पे अपना क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग कैसे निकाला, जो मेरी WDV आई थी उसमें से दोनों माइनस कर दिए, नॉर्मल भी और एडिशनल भी। यहां तक दिक्कत नहीं होगी आपको। अब एक काम करते हैं, अगले साल का भी निकालते हैं। हाँ सर, अगले साल का भी निकालते हैं। 31 मार्च 21, अगले साल के एंड पे आ चुका हूं मैं अब। जो इस साल का क्लोजिंग था अगले साल का ओपनिंग बन जाएगा, सेम वो बन गया सर। कोई परचेज सेल के बारे में पता नहीं लगा तो वही बन गया, उस साल का भी क्लोजिंग WDV बन गया जी। अब जो अगले साल का WDV आया, खाली समझाने के लिए बता रहा हूं कैसे वर्क करता है, एग्जाम में नहीं आएगा। अगले साल का जो WDV आया उस पर निकाल दो डेप्रिसिएशन, नॉर्मल वाला तो निकाल दोगे। हाँ सर, पर याद है इस साल एडिशनल हाफ रेट से मिला था। कितने की मशीन लेके आए थे इस साल, 10 लाख की। कितना मिलना चाहिए था, 35%। कितना मिला, 17.5%, यानी कि 1,75,000 इस साल कम मिला, अब वो अगले साल मिल जाएगा 17.5%, और उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर आ जाएगा, और 1421 है। यानी मैंने आपको फिर बता दी बात, एडिशनल डेप्रिसिएशन हमेशा एक्चुअल कॉस्ट पे लगता है, उसको WDV से लेना देना नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करो, गारंटी समझ आएगा, पूरा आंसर आपके सामने दे रखा है मैंने दोस्तों। हाँ सर, हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, कर लोगे तो वेरी गुड। ये 21 है, हाँ 21 है। चेंजेस कर रहा हूँ, ये देख लेना चेंजेस। हाँ 1/20, ठीक है, हाँ ठीक है, सही है, कर लेना सॉल्व आप। ठीक है, ठीक है सर, ये था आपका एडिशनल डेप्रिसिएशन। समझ आया, रिवाइंड करके देख लो, क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। अगर अभी समझ नहीं आया, क्वेश्चन सॉल्व करते ही हाथ सॉल्व करोगे समझ आ जाएगा, वरना डाउट है तो मुझसे व्हाट्सएप कर देना। ये रहा मेरा व्हाट्सएप नंबर, ये रही मेरी ईमेल आईडी, जैसे जो पूछ लेना मुझसे आप। ठीक है, आगे चलते हैं। अब सर एक केस आता है, अमेलगमेशन डीमर्जर सक्सेशन, इंपॉर्टेंट नहीं है इंटर लेवल पे, सुन लो ऐसे ही। ये कहता है सर एक कंपनी थी दूसरे में अमेलगमेट हो गई। मैंने कहा अच्छी बात है, हो गई तो क्या होगा, यानी सर अगर एक कंपनी दूसरे में अमेलगमेट हो गई मतलब अब एक ही एसेट कुछ टाइम तक पुरानी कंपनी ने यूज किया, कुछ टाइम तक न्यू कंपनी यूज कर रही है, तो दोनों मांगनी डेप्रिसिएशन तो है ना। तो इस केस में क्या करोगे,
पहले तो आप भूल जाओ अमेल्गमेशन हुआ है, चलो भूल गया अमेल्गमेशन हुआ है, तो क्या करना है, पूरे साल का निकाल लो डेप्रिसिएशन, और जितने दिन वो एसेट पुराने के पास रहा उतने दिन का रेशियो बांट के पुराने को डेप्रिसिएशन दे दो, जितने दिन वो एसेट नए के पास आया वो मान के नए को दे दो डेप्रिसिएशन। समझा देता हूं कैसे, देखो साई लिमिटेड के पास 15% के अंदर WDV है ओपनिंग की 40 लाख, मतलब साई लिमिटेड कंपनी होगी जिनको ओपनिंग WDV 40 लाख का था। उन्होंने एक और मशीन खरीदी सेकेंड हैंड उसी ब्लॉक की 1/11 को 14,40,000 की, उसी दिन पुट टू यूज भी कर दिया। ठीक है सर, 1 नवंबर को लिया, मतलब लेस देन 180 डेज वाला पॉइंट आ गया। साई लिमिटेड अमेलगमेट हो गई शेडी के साथ कब, 1 जनवरी को अमेलगमेट हो गई। टाइमलाइन, साई लिमिटेड चल रही है, ओपनिंग का अमाउंट है 40 लाख, 1 नवंबर आया 14,40,000 की एक और मशीन खरीद ली। फिर आया 1 जनवरी जब साई हटके अब शिरडी बन चुकी है। ठीक है सर, शिरडी कब बनी है, 1 जनवरी से, यानी ये एसेट शिरडी के पास कब गए, 1 जनवरी को, तो 1 जनवरी से लेके 31 मार्च तक शिरडी, 1 अप्रैल 19 से लेके 31 दिसंबर तक साई। तो इन दोनों एसेट्स का पहले नॉर्मल डेप्रिसिएशन निकाल लो, जैसे निकालते आए हैं, ओपनिंग एडिशन माइनस सेल क्लोजिंग, जो नॉर्मल डेप्रिसिएशन आ गया उसको अब उसको बांट दो डेज के अंदर कि 1 अप्रैल से लेकर 31 दिसंबर तक साई को मिलेगा डेप्रिसिएशन और 1 जन से लेकर आगे मिलेगा शिरडी को डेप्रिसिएशन। आंसर आपके सामने दे रखा है, आप देख लो, आप आराम से सॉल्व कर लोगे। बाकी देख लो, ओपनिंग था 40 लाख, इसमें ऐड कर दिया इतना, टोटल आ गया 54,40,000 क्लोजिंग WDV आ गई क्योंकि सेल है नहीं कोई। अब इसके अंदर दो पार्ट हैं, ओपनिंग वाले पे पूरा 15% और जो लेस देन 180 वाला है 14,40,000 का, उस पे आधा, तो ये आ गए डेप्रिसिएशन के रेट्स। टोटल आ गया डेप्रिसिएशन 7,08,000 का, जिसके दो पार्ट हैं, 6 लाख वाला एक, 1,08,000 वाला एक। अब देखो क्या किया, साल में कितने दिन, 366 क्योंकि लीप ईयर है। अब बात करते हैं जो ओपनिंग बैलेंस था वो साई के पास कब से था, 1 अप्रैल 19 से कब तक था, 31 दिसंबर तक था। डेज कैलकुलेट करके आ गया 275। तो हमने क्या किया, इस 6 लाख के ऊपर 275 डिवाइड बाय 366 पूरे साल के डेज तो पता लग गया साई को मिलेगा इतने डेप्रिसिएशन और शिरडी को मिल जाएगा 6 लाख का जनवरी फरवरी मार्च एंड 91 डेज डिवाइड बाय 366 इतना मिल जाएगा। अब बात करते हैं दूसरे मशीन का जो कि 14,40,000 की थी, वो खरीदी कब है साई ने, 1 नवंबर को खरीदी है सर। कोई मशीन अगर 1 नवंबर को खरीदी है तो वो रही कितने दिन, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 5 महीने रही मशीन, सिर्फ 5 महीने रही ना, तो ठीक है। साई के पास कब तक रही होगी, 31 दिसंबर तक, तो उस 1,08,000 जो कि साई का टोटल डेप्रिसिएशन था उस मशीन का, उसको दे दिया साई के रेशियो में, फिर दे दिया शिरडी के रेशियो में। सर 152 क्यों आया, 366 क्यों नहीं आया, क्योंकि मशीन आपने मिड ऑफ द ईयर में खरीदी है, जब से खरीदी है जब तक 31 मार्च आया जितने दिन का रेशियो बन रहा था उसी रेशियो में तो बांटोगे। बच्चे कहते हैं सर आप तो कह रहे थे डेज देखते हैं डेप्रिसिएशन के अंदर 180 देखते हैं, हाँ डेप्रिसिएशन देखो मैंने कैसे निकाला है, 6 लाख 15%, ये 7.5%, मतलब डेप्रिसिएशन जैसे निकालता हूं वैसे ही निकाला। 180 से ऊपर था पूरा दे दिया, 180 से कम था हाफ दे दिया, वहां रूल नहीं लगाया। पर अब किसका कितना डेप्रिसिएशन, अमेलगमेटेड कितना, अमेलगमेटिंग का कितना, उसके लिए डेज निकाले। डेप्रिसिएशन वैसे ही निकाला है, रेशियो किसको कितना देना है उसके लिए मैंने ये किया है। फर्क समझ आया, क्वेश्चन कर लो, ऐसे इंटरवल पे इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे अब बात कर लेते हैं सर एक्चुअल कॉस्ट की। एक्चुअल कॉस्ट क्या होती है सर, तो सुनो, एक्चुअल कॉस्ट मतलब कितने का एसेट लेके आए। एक्चुअल कॉस्ट क्या बोलती है, एसेट कितने का खरीदा है, ब्लॉक में कितने की एंट्री करोगे। सर इसमें क्या दिक्कत है, 10 लाख की चीज लाया हूं, 10 लाख से ब्लॉक में एंट्री कर दी थी, अभी तक कोई दिक्कत ही नहीं आई। हाँ अभी तो दिक्कत क्यों नहीं आई, क्योंकि जितने का आपने खरीदा एसेट उसकी वैल्यू गिवन थी। पर कई केस ऐसे होते हैं जब वैल्यू निकालने के लिए थोड़ा दिमाग घूम जाता है। कैसे, मैं समझाता हूं। असिसी ने परचेज किया प्लांट एंड मशीनरी 8,000 रुपीज का, 1419 का 8,000 कैश में दे दिया। एक्चुअल कॉस्ट कितनी, 8,000, ब्लॉक में कैसे एंट्री करोगे, 8,000 से कोई दिक्कत नहीं है। आगे असिसी ने परचेज किया प्लांट एंड मशीनरी 8,000 का, 8,000 अकाउंट पे चेक से पे कर दिया। सर क्या फर्क पड़ता है, ऐड कर दो 8,000, एक्चुअल कॉस्ट 8,000, ब्लॉक में एंट्री 8,000 से होगी। अगला असिसी ने परचेज किया प्लांट एंड मशीनरी 24,000 का और पूरे 24,000 कैश में दे दिए। अब नहीं, एक दिन में 10,000 से ज्यादा कैश में कैसे दे दिए एक बंदे को। अब चाहे आपने जेन्युइन खर्चा किया,
पैसे दे के एसेट लाए पर आपने कैश में देके 40A3 की वायलेशन कर दी। अब इस एसेट की वैल्यू 0 है, निल है, ब्लॉक में एंट्री नहीं होगी, डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, ये खर्चा गया हाथ से, इनकम टैक्स वाले क्लेम नहीं करने। अच्छा, ओके। असेसी ने परचेज किया 24,000 का एसेट, पूरा 24,000 अकाउंट पे ही चेक से दिया। अब क्या दिक्कत है, 40A3 अकाउंट पे चेक से थोड़ी ना वायलेट होता है, एंट्री हो जाएगी ब्लॉक में 24,000 से, लगाओ डेप्रिसिएशन। बढ़िया। अगला, असेसी ने परचेज किया 24,000 का एसेट और क्या किया, 24,000 कैसे पे किए, सुबह 8,000 कैश, दोपहर को 8,000 कैश, रात को 8,000 कैश। पर भाई एक ही बंदे को दे रहे हो, एक ही एसेट के लिए दे रहे हो, यानी एक ही बिल के लिए दे रहे हो और एक ही दिन में दे रहे हो ना भाई, एक दिन में 10,000 क्रॉस कर दिए ना। अब चाहे सुबह दोपहर शाम करो या एक बार में कर दो, एक दिन में एक इंसान को एक बिल के लिए 10,000 के ऊपर दे दिया तो हमने कर दिया डिसअलाउ, ब्लॉक में एंट्री होगी निल से। ठीक है, ठीक है सर। आगे, एसएससी ने परचेज किया एसेट 24,000 का, पेमेंट कैसे करी, 1 अप्रैल को 8,000 कैश, 2 अप्रैल को 8,000 कैश, 3 अप्रैल को 8,000 कैश। क्या किसी भी एक दिन में 10,000 क्रॉस हुआ, नहीं, तो वैल्यू कितनी है, पूरे 24,000 की ब्लॉक में एंट्री मारेगी। क्लियर, ठीक है सर। आगे चलो, एसएससी ने परचेज कैसे करे, प्लांट ए नाम का कोई प्लांट 8,000 का कैश देके मिस्टर एक्स से ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है, ऐड हो जाएगा ब्लॉक में। उसी दिन 8,000 का एक वाई एसेट लिया मिस्टर बी से या किसी और से, क्या फर्क पड़ता है, अलाउड है, ऐसे ही सी अलाउ है। यानी कि देखो, एक इंसान को एक दिन में एक चीज के लिए 10,000 से ऊपर दोगे तो दिक्कत है ना, या तो अलग अलग इंसान को दे रहे हो तो थोड़ी कोई दिक्कत है। ठीक है, आगे देखो, एसएससी ने परचेज किया 8,000 का प्लांट, ठीक है, 8,000 का फर्नीचर, ठीक है, और इनटैंजिबल एसेट 8,000 का, यानी एक इंसान ने 3 चीज खरीदी, 8,000 का कोई प्लांट, 8 का फर्नीचर, 8 का इनटैंजिबल, और पूरे 24,000 रुपए लाके उसको कैश में दे दिए। एक इंसान को एक दिन में 24,000 कैश दे रहे हो, पर एक बिल के लिए नहीं सर, अलग अलग चीजों के लिए दे रहे हैं ना, तो अज्यूम करना पड़ेगा सबके अलग अलग बिल हैं आपके पास। हाँ, असम्पशन लेनी पड़ेगी अलग अलग बिल हैं, जब तक क्वेश्चन ना बोल दे सेम बिल था भाई, सेम बिल होता सब डिसअलाउ हो जाता, क्योंकि एक इंसान को एक दिन में एक बिल के लिए ज्यादा पेमेंट कर चुके होते, पर क्या मानेंगे, अलग अलग बिल है क्योंकि अलग अलग एसेट है, एक इंसान को एक दिन में अलग अलग बिल के लिए दे रहे हो ना, तब कोई दिक्कत नहीं है, अलाउड, सब अलाउड, ब्लॉक में एंट्री प्रॉपर हो जाएगी। समझ आया इतना, हाँ सर ये समझ आ गया। और भी होते हैं एक्चुअल कॉस्ट की चीजें, हाँ और भी होती हैं, और दिखाता हूं मैं एक्चुअल कॉस्ट कैसे निकालते हो। देखो, आपने कोई मशीन खरीदी 10 लाख रुपए की, उसको अपनी फैक्ट्री तक लाने का खर्चा, उसके बाद इंस्टॉलेशन का खर्चा, आपके बाद मशीन को ट्रायल करके देखते हो चल रही या नहीं चल रही, उसका खर्चा, इन सब खर्चों को जोड़ो, जो टोटल आएगा उसको बोलते हैं एक्चुअल कॉस्ट, उससे ब्लॉक में एंट्री करते हैं। हाँ सर ये तो पता है हमको बात, पर एक बार ध्यान रखना, कई बार गवर्नमेंट कोई सब्सिडी देती है आपको, वो आपकी इनकम है, उस सब्सिडी से क्या हुआ, अगर गवर्नमेंट ने आपको एक मशीन को खरीदने के लिए सब्सिडी दी, हो सकता है मशीन आप 10 लाख की लाए हो, गवर्नमेंट ने बोला हम आपकी हेल्प करते हैं, हम चाहते हैं आप मशीन खरीदो सर, हम आपको 4 लाख रुपए सब्सिडी दे रहे हैं, मशीन खरीद लो। तो अब जो 10 की मशीन थी, 4 लाख गवर्नमेंट ने दे दी सब्सिडी, मशीन कितने की पड़ी, 6 लाख की, ब्लॉक में एंट्री कैसे करूंगा, 6 लाख से डेप्रिसिएशन कितना मिलेगा, 6 लाख पे। ऐसे ही मैंने आपको बताया, मैं मशीन खरीद के लाया, इंस्टॉलेशन वगैरह सब करके मेरी कॉस्ट बन गई 12 लाख रुपए की। मशीन का ट्रायल रन कर रहा था कि सही चल रही या नहीं चल रही, ट्रायल रन का खर्चा हो गया 20,000 रुपए का, यानी जो वैल्यू 12 लाख की थी, ट्रायल रन के बाद वैल्यू हो गई 12,20,000 की। मैंने देखा मशीन तो बढ़िया चल रही है, पर जो ट्रायल रन करके मैंने प्रोडक्ट्स बनाए उनको बेच दिया मैंने 1 लाख रुपए का। तो अगर ट्रायल रन की कॉस्ट ऐड कर रहे हो, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन मांग रहे हो, तो ट्रायल रन का सामान बेच के जो पैसे मिले हैं उससे कॉस्ट कम भी तो करो, क्योंकि ये तो आपको मशीन ने कमा के दे दी इंस्टॉलेशन से पहले ही, तो कॉस्ट क्यों माने। तो यानी कि ट्रायल रन की कॉस्ट ऐड होती है मशीन के अंदर और उसके ऊपर मिलता है डेप्रिसिएशन, तो ट्रायल रन की वजह से कुछ अगर आपकी इनकम हुई है तो वो इनकम माइनस भी होती है, और जो बैलेंस बचता है वो आपकी कॉस्ट मानी जाती है, उसके ऊपर लगता है डेप्रिसिएशन। एक बार पुट टू यूज हो गया फिर तो कोई खर्चा काम का नहीं है, पुट टू यूज के पहले की बात है ये। ठीक है सर,
कई बार क्या होता है, कोई एसेट या मशीन मुझे गिफ्ट में मिल जाती है, विल में मिल जाती है, इनहेरिटेंस मिल जाती है, फादर से बच्चे को मिल जाती है, तो जो उनके हाथ में WDV थी वो मेरी बन जाएगी WDV, और आगे मैं कैलकुलेट करता रहूंगा। कभी कभी कोई पर्सनल एसेट बिजनेस में लेके आ जाते हैं, जैसे कि मेरा कोई लैपटॉप था, मैं अपना पर्सनल यूज कर रहा था, अब मैंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, वो लैपटॉप मैंने यहां ले आया बिजनेस में यूज करने के लिए। तो यहां कहते हैं भाई अगर बिजनेस में लेके आ रहे हो लैपटॉप तो ब्लॉक में एंट्री होगी, डेप्रिसिएशन मिला करेगा। आज तक आपका पर्सनल था, नहीं क्लेम किया, बिजनेस में लेके आ रहे हो, क्लेम करोगे। किस वैल्यू पे लाऊं, जितने का खरीदा लैपटॉप तब का, या जो आज चल रहा है फेयर मार्केट वैल्यू वो? लॉजिक तो कहते हैं आज की वैल्यू लेके आओ, पर इनका यहां कहते हैं ना बाबा, कौन कैलकुलेट करने जाएगा आज कितने का चल रहा है। सिंपल, जितने का एसेट खरीदा तुमने, कभी भी लिया हो, 10 साल 20 साल जितने का भी लिया हो, अगर आज बिजनेस में लेके आ रहे हो एसेट को, तो जितने का खरीदा था उस अमाउंट से आज ब्लॉक में एंट्री होती है। लॉजिक नहीं बनता पर होती है। एक्चुअल कॉस्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ द फेयर मार्केट वैल्यू, मतलब हो सकता है आपने 1 लाख रुपीस का लैपटॉप लिया हो 5 साल पहले, वो आज सिर्फ 20,000 की वैल्यू का रह गया हो, तब भी अगर बिजनेस में लेके आओगे आज, तो डेप्रिसिएशन 20,000 पे नहीं, पूरे 1 लाख पे निकलना स्टार्ट करोगे, ब्लॉक में एंट्री पूरे 1 लाख से होगी। पर हां, अगर आप बिल्डिंग के साथ ऐसा करते हो, कोई बिल्डिंग आपकी पर्सनल थी, उसको आपने ऐसे बिजनेस की बिल्डिंग बना लिया, मान लो मेरा एक घर था, 20 साल से घर में रह रहा हूं, आज इस घर को मैंने पर्सनल पर्पस छोड़ के अपनी एकेडमी खोल दी यहां पे, अब ये बिल्डिंग मेरी कमर्शियल बिल्डिंग बन चुकी है। अब जो डेप्रिसिएशन लगाऊंगा इसमें, ये उस वैल्यू पे नहीं जो तब थी, ये उस वैल्यू पे जो तब थी माइनस डेप्रिसिएशन आज की वैल्यू। बस एमसीक्यू बन सकता है कि बिल्डिंग के केस में जितना का एसेट था माइनस करो, अगर ये तब ही बिजनेस का होता तो तब से आज तक कितना डेप्रिसिएशन लग चुका होता, जो WDV बचता उससे आज ब्लॉक में एंट्री होगी। बिल्डिंग के अलावा कोई भी एसेट हो, जितने का लिया था सेम अमाउंट पे आज बुक्स में एंट्री हो जाती है। इतना इंपॉर्टेंट था नहीं ये पॉइंट, बट ठीक है। अगला बोला है, अगर कोई एसेट है जिसके अंदर आगे डिडक्शन मिल चुका है, आपको 35AD 35 डिडक्शन दे चुके हैं, पूरी कॉस्ट आपको P&L में डाल के दे चुके हैं, तो उसके ऊपर क्या डेप्रिसिएशन भी लोगे? ऑफ कोर्स नहीं। डेप्रिसिएशन क्या होता है, पूरी कॉस्ट एक साथ बेनिफिट नहीं मिलता, पार्ट्स में मिलता है। जब पूरी कॉस्ट का एक साथ दे दिया डेप्रिसिएशन, पूरी कॉस्ट का बेनिफिट दे दिया, अब किस बात का डेप्रिसिएशन? ठीक है सर जी, समझ आ गया। बाकी सारे पॉइंट छोड़ सकते हो, किसी काम के नहीं है, छोड़ सकते हो, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। लास्ट पॉइंट ऑलरेडी बता दिया, 10 साल से ऊपर एक दिन में मत करना वरना नील हो जाएगा। एग्जांपल लेके करा दिया आपको। ठीक है सर, आओ क्वेश्चन देखते हैं। अरे, अ कार वॉज परचेज्ड ऑन 10/8/17। कार खरीदी थी सुमन जी ने 5,25,000 की पर्सनल पर्पस के लिए, बिजनेस में लेके आ गई प्रोफेशनल पर्पस के लिए हमारे प्रीवियस ईयर में। जो कार 5,25,000 की तब ली थी, आज उसकी वैल्यू 2.5 लाख रुपए की है सिर्फ। बुक्स में एंट्री किसे करूंगा? आज की प्राइस से नहीं सर, कार है जितने की थी उसी से, पूरे 5,25,000 से, और सिर्फ इस साल का मिल जाएगा डेप्रीसिएशन 15% का, और आंसर आ जाएगा 78750। पर हाँ, ये बिल्डिंग होती अगर, तो जब बिल्डिंग खरीदी थी वहां से आज तक का डेप्रीसिएशन लगाते हुए आते, फिर जो वैल्यू बचती वो ब्लॉक में एंट्री होती। ठीक है, ये था आपका एक्चुअल कॉस्ट। अगला सेक्शन 32AD, इन्वेस्टमेंट अलाउंस। अगर आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन समझ आ गया, 32(1)(2)A सेम टर्म्स पे इन्वेस्टमेंट अलाउंस है। एडिशनल डेप्रिसिएशन कब मिलता था? मैन्युफैक्चरिंग करते हो, पावर जनरेशन करते हो, प्रिंटिंग एंड पब्लिकेशन करते हो तो मिलता था नॉर्मल रेट था 20%, और अगर बैकवर्ड एरिया में जाके करते हो, कहां कहां, आंध्र प्रदेश, बिहार, तेलंगाना और वेस्ट बंगाल में, तो 35% था। ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट अलाउंस सिर्फ मिलता है मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, प्रिंटिंग को नहीं मिलता, पावर जनरेशन को नहीं मिलता, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग वालों को मिलता है। और वो भी सिर्फ कहां पे? बैकवर्ड एरियाज ऑफ बिहार, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल और तेलंगाना में ही मिलता है। मतलब अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूं दिल्ली में, मुझे नहीं मिलेगा। मैं मैन्युफैक्चरिंग दिल्ली में कर रहा हूं तो मुझे नॉर्मल डेप्रिसिएशन मिलेगा, एडिशनल मिलेगा 20% के हिसाब से, पर ये नहीं मिलेगा। और अगर मैं वही मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूं आंध्र प्रदेश के बैकवर्ड एरिया में जाके, तो नॉर्मल डेप्रिसिएशन भी मिलेगा, एडिशनल भी मिलेगा, और ये भी मिलेगा। समझ आया? ठीक है सर। सर क्या होता है? ये कहता है जितना आप खरीद के लाए हो ना मशीन, उसका 15% होता है ये बेनिफिट। एक तरह का डेप्रिसिएशन समझ लो। पर इसको डेप्रिसिएशन क्यों नहीं बोलते, इन्वेस्टमेंट अलाउंस क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमने देखा था जो बचती है WDV, उसमें से दोनों माइनस करते हैं, नॉर्मल डेप्रिसिएशन भी और एडिशनल भी। जो क्लोजिंग आता है अगले साल को ओपनिंग बनता है,
हाँ ये देखा था, ये डेप्रिसिएशन नहीं है, ये बेनिफिट दिया है 15% कॉस्ट का, तो ये आपके पीएनएल के डेबिट में तो जाएगा, खर्चा माना जाएगा, यानी ओवरऑल प्रॉफिट कम आएगा, पर ये आपके डब्ल्यूडीबी से माइनस नहीं होता, ये बेनिफिट है। यानी कि गवर्नमेंट कहती है इन 4 एरिया के बैकवर्ड एरिया में जाके काम करो, हम आपको 15% का ऐसे ही बेनिफिट दे रहे हैं, यानी जितने का एसेट खरीद के लाओगे प्लांट एंड मशीनरी, उसका 15% कॉस्ट का आपका बेनिफिट है, आपके डब्ल्यूडीबी से माइनस भी नहीं करेंगे यार, जाओ सीधा 15% का बेनिफिट कब मिलेगा, सिर्फ पहले साल मिलेगा। और दूसरी बात, इसमें आपको 180 डेज भी नहीं देखने, चाहे एक दिन पुट टू यूज कर दिया हो, पूरा 15%, यहां कोई 7.5% कुछ नहीं होता। बढ़िया सर जी बढ़िया। पर एक बात ध्यान रखना, जब भी आपने इंस्टॉल किया है 5 साल तक मत बेच देना एसेट को, ये मत करना आज खरीदा कल बेच दिया ना, अगर 5 साल के अंदर बेच दिया तो जो 15% का बेनिफिट आज मिला था, जैसे ही बेचा 5 साल के अंदर, वो तब टैक्सेबल हो जाएगा, पीजीपी की इनकम बन जाएगा, यानी जो 15% आपने आज पीएनएल के डेबिट में डाला था, बेचते ही 5 साल के अंदर बेच दिया तो जिस साल बेचोगे वो पीएनएल के क्रेडिट में आ जाएगा। ठीक है, आओ क्वेश्चन कराता हूं, समझ आ जाएगा बहुत अच्छे से। बाकी सब सेम, न्यू प्लांट मशीनरी होनी चाहिए, सेकेंड हैंड नहीं होनी चाहिए, सब सेम। ठीक है सर जी, सब सेम। राजा जी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं कहां पे, बैकवर्ड एरिया ऑफ वेस्ट बंगाल में, मतलब नॉर्मल मिलेगा डेप्रिसिएशन, एडिशनल 35% से मिलेगा क्योंकि बैकवर्ड एरिया वेस्ट बंगाल में है, साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट अलाउंस भी मिलेगा, कितना, 15% से। ओपनिंग डब्ल्यूडीबी गिवन है, परचेज क्या क्या है, प्लांट एंड मशीनरी परचेज किया है, ठीक है जी, एलिजिबल है नॉर्मल के लिए भी, एडिशनल के लिए भी, 32 एडी वाले अलाउंस के लिए भी। बिल्डिंग पे तो खाली नॉर्मल मिलेगा। इंपोर्टेड प्लांट 15 लाख का लाए हैं, सेकेंड हैंड है, नॉर्मल मिलेगा, एडिशनल नहीं मिलेगा। आओ सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, ये तो कर लोगे, 2 ब्लॉक बना दिए 15 और 10 के, ओपनिंग वैल्यू कितनी है, क्या क्या लेके आए, डब्ल्यूडीबी निकल गई, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। और निकालते हैं डेप्रिसिएशन, क्लोजिंग के ऊपर निकाल दिया नॉर्मल डेप्रिसिएशन। अब बात करते हैं, जो मशीन खरीद के लाए थे 20 लाख की, जुलाई के अंदर आ गई थी, यानी 180 डेज से ज्यादा था, तो एडिशन मिलेगा 35% के अकॉर्डिंग। हाँ सर, एडिशन आ गया पूरा 35% के अकॉर्डिंग, टोटल आ गया डेप्रिसिएशन, डब्ल्यूडीबी निकल गई, क्लोजिंग निकल गई डब्ल्यूडीबी। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट अलाउंस की, क्योंकि इसने इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया ऐसी जगह पे जो कि बैकवर्ड एरिया था, 32 एडी के अंदर डिफाइंड था, तो कितने की मशीन लेके आया था भाई, सर ये 20 लाख की मशीन लेके आया था, तो इसका 15% मिल जाएगा, 3 लाख का अलाउंस। पर डब्ल्यूडीबी मैंने पहले क्यों निकाल दी, क्योंकि ये डेप्रिसिएशन नहीं है, ये एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया है, बोला है डाल दो पीएनएल के अंदर, खर्चा क्लेम करो, पर इससे आपकी कॉस्ट कम नहीं होगी। अगर आपकी आज की कॉस्ट कम नहीं हो रही तो अगले साल भी आपको डेप्रिसिएशन पूरे अमाउंट में मिल रहा है। क्योंकि देखो, अगर इस साल मेरा नॉर्मल और एडिशनल डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद वैल्यू बच रही है 27 लाख रुपीस, तो अगले साल मेरा ओपनिंग कितना बनेगा, 27 लाख, उसके ऊपर निकालूंगा डेप्रिसिएशन। पर अगर जो इस साल मुझे 3 लाख का बेनिफिट दिया, जो मैंने पीएनएल के अंदर क्लेम किया, अगर इस 3 लाख को भी डब्ल्यूडीबी से माइनस कर देता तो आज वैल्यू 27 लाख की नहीं बचती, 24 लाख की बचती, आने वाले टाइम में 24 लाख में मिलता डेप्रिसिएशन। ये बेनिफिट एक्स्ट्रा दिया मुझे कि बोला भाई इस साल तुम क्लेम करो पीएनएल में, पर तुम्हारी डब्ल्यूडीबी कम नहीं होने देंगे हम, पूरी डब्ल्यूडीबी डेप्रिसिएशन ले लेना अगले साल। ठीक है, यानी इसमें आपको क्या करना है, जो एलिजिबल प्लांट एंड मशीनरी था उसमें 3 पॉइंट थे, नॉर्मल भी, एडिशनल भी, इन्वेस्टमेंट अलाउंस भी। पर अगर मैं दिल्ली में कर रहा होता ये काम तो नॉर्मल मिलता, मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूं दिल्ली में तो 20% का एडिशनल मिलता, पर 32 एडी नहीं मिलता। क्वेश्चन सॉल्व करो, हो जाएगा, ये आपका होमवर्क, खुद सॉल्व करो। ठीक है, आंसर मैंने दिया हुआ है। लास्ट पॉइंट, डेफिनेशन लिंक, सेल ऑफ एसेट ऑन विच एसएलएम इज क्लेम। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है पॉइंट ये। स्ट्रेट लाइन मेथड कौन कर सकता है, ओनली पावर जनरेशन यूनिट्स। कंपल्सरी ऑप्शन है, ऑप्शन है। अच्छा, अभी तक ब्लॉक पढ़ लिया। एसएलएम कहता है कोई ब्लॉक नहीं, हम तो एसेट टू एसेट बात करते जाएंगे इंडिविजुअल। मैंने कहा बढ़िया है, ब्लॉक ही नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आओ क्या बोलता है, मिस्टर एक्स पावर जनरेशन कर रहे हैं और ऑप्ट करा है एसएलएम के लिए। 1/4/17 को 1417 में 10 लाख की मशीन खरीद के लाए थे। ठीक है, हर साल 10% का चल रहा है डेप्रीसिएशन, और एसएलएम में क्या होता है, हर साल सेम चलता है डेप्रीसिएशन। कह रहे मान लो भाई साहब ने वो मशीन हमारे प्रीवियस ईयर में 5 लाख की बेच दी तो क्या होगा, बताता हूं। पहले निकालते हैं भाई 1/4/19 को हमारे प्रीवियस ईयर में वो मशीन जो 10 लाख की थी, डेप्रीसिएशन माइनस करते करते आज कितने की है,
17-18 में खरीदी थी, उस साल वैल्यू बच गई 9 लाख, 10 लाख का 10% 1 लाख डेप्रिसिएशन। 18-19 आ गया, फिर 10 लाख का 10% एसएलएम है, जो एक बार लग गया डेप्रिसिएशन वही हर साल सेम चलेगा, वैल्यू बच गई 8 लाख। यानी कि प्रीवियस ईयर 18-19 खत्म कब होता है? 31 मार्च 19 को, उस दिन वैल्यू थी 8 लाख, यानी हमारा प्रीवियस ईयर कब शुरू होता है? 1/4/19 को, जो वैल्यू 31 मार्च 19 को रही होगी 1/4/19 को सेम तो होगी, क्लोजिंग ओपनिंग बनता है। हाँ सर, तो 8 लाख की ओपनिंग हमारी इस साल की है। जो एसेट 8 लाख का इस साल है वो 5 लाख का बेच दिया आपने, तो क्या हुआ? 8 लाख की चीज 5 लाख की बेच दी, नुकसान हुआ ना 3 लाख का। इसको नुकसान नहीं बोलते, इसे टर्मिनल डेप्रिसिएशन बोलते हैं और पीएनएल में डेबिट कर देते हैं। अगर लॉस भी होता, डेबिट करते ना पीएनएल के अंदर, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, बस लॉस का नाम चेंज करके बोल दिया टर्मिनल डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 क्लॉज 3, 3 लाख का डेबिट कर दिया, काम खत्म। 8 लाख की चीज 5 में बेच दी, 3 का नुकसान डेबिट कर दिया, लॉस की जगह क्या बोल दिया? टर्मिनल डेप्रिसिएशन। अगला केस, सर अगर 9 लाख की बेचते तो क्या होता? सेम बात, आज के ईयर में प्रीवियस ईयर में ओपनिंग वैल्यू कितनी थी आफ्टर डेप्रिसिएशन? सर 8 लाख की चीज बची थी, आज 8 लाख की चीज 9 लाख की बेच दी, प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट को क्या करती हैं? पीएनएल के डालते हैं क्रेडिट साइड में, तो यहां भी डाल देंगे, इनकम बोलेंगे, उस पर टैक्स जाएगा। पर इसको जैसे कि लॉस को बोला था टर्मिनल डेप्रिसिएशन, प्रॉफिट को बोलते हैं बैलेंसिंग चार्ज, सेक्शन 41 सबसेक्शन 2। 8 की चीज 9 में बेच दी, प्रॉफिट हो गया, 1 लाख को डाल दो पीएनएल क्रेडिट में, टैक्स देना पड़ेगा। हम क्या करेंगे एडजस्टमेंट करते हुए? हम लिखते हैं नेट प्रॉफिट एज पीएनएल अकाउंट, उसमें ऐड कर देंगे ये प्रॉफिट को, एक और इनकम आ चुकी है उस पर टैक्स जाएगा, एग्जाम में नहीं आएगा पॉइंट यार, ये खाली एमसीक्यू बन सकता है कि निकालो कितना आएगा टर्मिनल डेप्रिसिएशन, कितना आएगा बैलेंसिंग चार्ज, कितना आएगा कैपिटल गेन। 5 की चीज 3 में बेच दी, 2 लाख का लॉस, क्या नाम दे दिया? टर्मिनल डेप्रिसिएशन। 5 की चीज 6 में बेच दी, 1 लाख का प्रॉफिट, क्या नाम दे दिया? बैलेंसिंग चार्ज। पर सर अगर हमने 15 लाख की बेच दी होती तो क्या होता? ओहो, आज की वैल्यू तो छोड़ो 8 लाख रुपए, भाई तुम 10 लाख की खरीद के लाए थे चीज, तुमने 15 में बेच दी, अपनी एक्चुअल कॉस्ट से भी ज्यादा पे बेच दी, तो क्या होगा? तो सुनो, यहां इनकम टैक्स क्या था भाई, देख 10 लाख की लेके आया था, मैंने कहा 2 साल तक कितना डेप्रिसिएशन क्लेम कर लिया? मैंने कहा 1 लाख 1 लाख, 2 लाख का क्लेम कर लिया डेप्रिसिएशन, आज की वैल्यू बची 8 लाख। तो इनकम टैक्स वाले कहते देख भाई, यानी जो तू एसेट लेके आया तू 2 साल तक पीएनएल के डेबिट में डालता गया, 1 लाख 1 लाख, तूने 2 लाख के खर्चे क्लेम कर लिए, यानी 2 लाख के कम प्रॉफिट टैक्स पे कर दिया। मैंने कहा अब तूने चीज बेच दी ज्यादा की, तो जो आज तक खर्चा क्लेम किया था उसको इनकम बोल, यानी कि बैलेंसिंग चार्ज कितना बना? 2 लाख। 2 लाख से ऊपर क्यों नहीं बन सकता भाई? 2 लाख का ही तो आज तक खर्चा क्लेम किया था, जितना खर्चा क्लेम किया है वही तो मेरी इनकम बन सकती है। तो अगर 10 लाख की चीज आज 8 लाख पे आ चुकी है आपकी ओपनिंग में, यानी कि 2 लाख का आज तक आपने पीएनएल के डेबिट में क्लेम किया डेप्रिसिएशन, तो इस साल पीएनएल के क्रेडिट में डाल दो 2 लाख का बैलेंसिंग चार्ज, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। पर 10 लाख एक्चुअल कॉस्ट थी, जो 2 लाख खर्चा क्लेम किया उसको आज इनकम बोल दिया, पर बेची कितने की? 15 लाख की। 5 लाख एक्स्ट्रा मिल गए ना, 10 की जगह 15 मिल गए, तो ये 5 लाख बन गया शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 50A। ये टैक्सेबल होगा कैपिटल गेन में जाके। पीजीबीपी में क्यों नहीं करे टैक्सेबल? क्योंकि सर पीजीबीपी में वही तो इनकम बोल सकते हो जितना आज तक खर्चा क्लेम किया है। खर्चा 2 लाख क्लेम किया, मैक्सिमम 2 लाख तक इनकम बता दी, पर अगर कॉस्ट से भी ज्यादा पे बेच रहे हो तो अब कैपिटल गेन में जाना पड़ेगा। समझ आ गया? हाँ सर, यानी इसमें क्या करना है? 5 की चीज बेच दी 3 में, कम में बेच दी, लॉस को बोला टर्मिनल डेप्रिसिएशन, डाल दिया पीएनएल डेबिट में। 5 की चीज 7 में बेच दी, बैलेंसिंग चार्ज। पर बैलेंसिंग चार्ज मैक्सिमम कितना आ सकता है? आज पीजीबीपी की इनकम मैक्सिमम कितनी दिखा सकते हो? जितना आज तक आपने खर्चा क्लेम किया है वो। अगर कॉस्ट से भी ज्यादा पे बेच दिया तो पहले कॉस्ट तक बोलेंगे बैलेंसिंग चार्ज, उसके ऊपर बोलेंगे कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 50A। ये सेम लाइंस पे है, ये आपका होमवर्क है। समझ आ गया आपको? हाँ सर समझ आ गया, सॉल्व करना पक्का हो जाएगा। यहां खत्म होता है हमारा नॉर्मल डेप्रिसिएशन सेक्शन 32, एडिशनल डेप्रिसिएशन 32(1)(2)A, इन्वेस्टमेंट अलाउंस 32AD, एक्चुअल कॉस्ट निकालना, WDV निकालना, और दोनों की सेल। WDV की सेल कैसे होती है? वहां आता है कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म या गेन शॉर्ट टर्म लॉस। यहां पे दोस्तों आपका जो गेन आएगा वो 50A का आएगा। ठीक है? इस क्लास को मैं चाहता हूं आप 2 बार देख लो, इस हर क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 47 तक हर क्वेश्चन को हाथ से सॉल्व कर लो यार। अगर क्लास देख के समझ नहीं आया तो क्वेश्चन करके तो गारंटी समझ आएगा यार। हर पॉइंट पे क्वेश्चन,
एक क्वेश्चन कराया है, सेम फिगर चेंज करके करने को दिया है, तब भी समझना है तो डाउट पूछ लेना। बस ये मत करना सर क्लास देखी समझ नहीं आया, बिना क्वेश्चन सॉल्व करे मुझसे पूछ लिया, क्योंकि जब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे तो कोई रिवीजन लेक्चर है। ये जो मैंने आपको अराउंड 1 घंटे के अंदर करा दिया, ये 6 से 7 लेक्चर में होता है, तो ऑफकोर्स रिवीजन है। तो आपको क्या करना है, क्लास 2 बार देख लो यार, क्या जाता है 2 घंटे में, क्लास देख के क्वेश्चन सॉल्व करो, तब भी ना हो तो मुझसे पूछो, मैं बैठा हूं बताने के लिए आपको, पर क्वेश्चन पहले सॉल्व करना फिर मुझसे पूछना प्लीज, ठीक है, वरना समझ फोन पे नहीं आ सकता आपको ऐसे क्लियर। ओके सर, हम कर लेंगे। और ये मेरा नंबर है, ये मेरी ईमेल आईडी है। अब आपको करना क्या है, अच्छी लगी वीडियो, एफर्ट्स कर रहा हूं ना आपके लिए, आपने छोटा सा एफर्ट करो, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को दोस्तों को शेयर कर दो। दोस्तों को बताओ सर पीजीपी तो अच्छे से हो रहा है हमारा, ठीक है, करोगे मेरे लिए, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके मुझे बताओ कि कैसा लग रहा है आपको। आपके कमेंट्स ही मुझे मोटिवेट करता है कि मैं और वीडियो बनाऊं। अगर आपके लाइक और कमेंट्स ही नहीं आएंगे तो मुझे लगेगा आप वीडियो देख ही नहीं रहे हो, मैं वीडियो क्यों बनाऊंगा, है ना। तो वीडियो लाइक करो, जैसे भी लगी कमेंट करो और वीडियो को दोस्तों को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। चलो टाटा। अच्छा एक बात और, अब मैं आपसे छोटी सी फीस मांग रहा हूं। फीस क्या मांग रहा हूं, आप मुझे कमेंट करके बताओ सर मेरे 5 दोस्तों ने ये चैनल सब्सक्राइब कर दिया। अगर आप बताओगे, और सच में होना चाहिए सब्सक्राइब, ऐसे नहीं कि लिख दिया, क्योंकि मुझे दिख जाता है कितने ऐड हुए हैं। आपका काम क्या है, अपने दोस्तों को बोलो कि 5 दोस्तों को कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जैसे होगा मेरे को अच्छा लगेगा कि आपने मेरी बात मानी, मुझे फीस गुरु दक्षिणा पे करी, मैं अगली वीडियो और अच्छे से बनाऊंगा आपके लिए, ठीक है। क्या करना है, लाइक करना है, 5 दोस्तों को सब्सक्राइब कराना है और वीडियो को दोस्तों को शेयर करनी है। टाटा।